नमस्कार दर्शकों, मैं हूं योगेश चौहान और आप देख रहे हैं दैनिक हिमाचल न्यूज। इस समय हम हैं अर्की में और दैनिक हिमाचल न्यूज आज से पॉडकास्ट सीरीज शुरू कर रहा है। और आज हमारे इस पहले एपिसोड में हमारे बीच में बहुत बड़ी शख्सियत मांगल रियासत से हमारे बीच में राणा सुरेंद्र सिंह जी हमारे बीच में इस वक्त मौजूद हैं और साथ में इनके सपुत्र कुंवर लोकेश्वर सिंह सेन जी। तो आप दोनों का हमारे दैनिक हिमाचल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि लोगों में एक उत्सुकता रहती है कि क्यों ना हम अपने अतीत के बारे में जानकारियां दें या हमारे राजवंश जो पुराने हमारे कैसे रहते थे और कैसे उस वक्त राजाओं की जीवन शैली रही है, उसमें काफी सारे लोगों की उत्सुकता रहती है। तो आज इस बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे कि कब ये मांगल रियासत जो यहाँ बसी थी, एक समय में जब वहाँ राजाओं का जब दौर होता था, वहाँ राजा जब वहाँ शासन करते थे, तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी राणा साहब का बहुत स्वागत है। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा उस वक्त का जो दौर था, कैसे आप वहाँ आपका वहाँ जब आना हुआ आपके पूर्वजों का, और उससे पहले आप कहाँ रहते थे, उसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। देखिए, हमारा जो इतिहास कुछ बताता है, जो कुछ ऐतिहासिक कुछ जो सुनने को मिलता है, कुछ इतिहास में है भी, कहीं जिक्र भी है कि हम लोग सेन वंश जो है बंगाल से आए थे और बंगाल से आते आते दिल्ली होते हुए, और आपका जो रूपनगर है वो वहाँ का भी, जिसको रोपड़ कहा जाता है, रोपड़ कहते हैं उसको, उसका पुराना नाम शायद रूपनगर है। तो ये सेन जो डायनेस्टी थी वहाँ से बंगाल से आए, शायद मेरे ख्याल 1200 वर्ष पहले की बात है ये। और उसके बाद जो है फिर इधर को चले गए सुकेत मंडी, और उसके बाद जो अभी जो हमारा जो सेन डायनेस्टी की जो है, जो हमारे परिवार के जो हैं, वो मंडी के जो शासक है वो भी सेन वंश से ही बिलोंग करते हैं। और सुंदरनगर के जो राज परिवार है वो भी सुकेत का, सुंदरनगर उसकी राजधानी है, वो भी सेन वंश ही हैं। और मांगल स्टेट जो है, मांगल रियासत जो है, ये भी उसी परिवार से आगे जो उनके आगे जो पीढ़ियाँ होती गई, वो जैसे जैसे उनको जगह जगह उनको शासन को दे दिया गया। इस भाई को वहाँ दे दिया, छोटे भाई को वहाँ दे दिया, बड़े भाई को, ऐसे करते करते। और एक जुनगा क्यूंथल बोलते हैं, जुनगा नाम भी है वहाँ का, वहाँ के जो राज परिवार है वो भी सेन वंश से ही है। और जहाँ तक मांगल का ताल्लुक है, तो कुछ तो थोड़ा मेरे पास कुछ किसी बुजुर्ग से बहुत 50 वर्ष पहले मेरे पास एक पुराना दस्तावेज आया था, जो कि काली स्याही से और मोटे कागज में लिखा हुआ, कलम से लिखा गया है वो, लेकिन थोड़ा सा कुछ वो थोड़ा सा थोड़ा पेपर था, मोटा था, तो वो कुछ कट फट गया है वो। फिर उसको थोड़ा सा मैं जोड़ करके थोड़ा उसको जब उसका स्टडी किया, तो उसमें भी लिखा गया है। और कुछ हमारे जो पूर्वज थे, पुराने बुजुर्ग थे मांगल के, वो भी कहा करते हैं कि हम लोग जो है सुकेत से ही हम लोग मांगल में आए हैं। मांगल का जो पहले जो राजा थे उनका नाम मंगलचंद था। तो पार जो हमारी रियासत थी, उस रियासत का नाम बटवाड़ा था, बटवाड़ा, और उसको श्री मांगल भी कहते थे। तो वहाँ के जो शासक थे राणा मंगलचंद थे जी। तो उसमें ये बताया जाता है कि उस टाइम एक राज्य का राजा दूसरे किंगडम में जाते थे, सैर सपाटे के लिए जाते थे, और ऐसा मुआयना करने जाते थे कि आपस में मैत्री भाव भी होता था और दोनों बातें होती थी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कुछ एक दूसरे से मतलब थोड़ा मतभेद रखते थे कि भाई वो राजा जो है शक्तिशाली है या वो राजा कमज़ोर है। तो ऐसा भी मतलब इतिहास में सुनने को आता है कि किसी को कोई ज़्यादा शक्तिशाली हो गया या कोई अभिमान करता है तो उसके साथ जंग भी होती थी, आपस में लड़ाइयाँ होती थी। तो उसमें कुछ ऐसा जिक्र है कि भाई गुलेर के शासक जो है वो पार इसमें सुंदरनगर में आए, वो सुकेत स्टेट में। तो वहाँ पर किसी ने जिक्र किया, हमारे जो पूर्वज थे राणा मंगलचंद जी, कि वो बहुत ही मतलब
शक्तिशाली है और उनकी जो उनका जो रियासत है वो काफ़ी, उनकी जो ज़मीन है काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है और काफ़ी उनको टैक्स भी मिलता है और काफ़ी मतलब अमीर है। तो कुछ लोग ऐसे मतलब एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रखते होंगे शायद, जहाँ मेरा ख्याल तो लड़ाइयाँ तभी होती थी, अगर लड़ने का कोई ऐसा कोई कारण तो है नहीं। एक दूसरे को मतलब जो है या नीचा दिखाने के लिए या कोई किसी को कोई मतलब कोई धमकी दे तो उसका आपस में लड़ाइयाँ होती थी। तो उसमें कहा था कि वहाँ किसी ने कुछ ऐसा कुछ मैसेज दिया कि जो सुकेत के राजा के यहाँ जो गुलेर वंश के जो राजा थे आए हुए थे, तो वहाँ कुछ ऐसी कुछ बात कर दी कि जो बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाले हैं और काफ़ी उनकी ज़मीन भी बड़ी फर्टाइल है और वो अपने इसमें गर्भ में रहते हैं वो। तो उन्होंने लगा अच्छा ये बात है, तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, उन्होंने आपको कुछ इस पर पूरा विवरण नहीं है डिटेल में, तो उन्होंने वहाँ अटैक कर दिया। अटैक किया तो उसमें कुछ ये कहा गया है, वो थोड़ा सा कहीं लिखित में भी है और वर्बली में हमको पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने में आया है। ये कुछ ये जरूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको जो है मतलब एक दस्तावेज के रूप में मिले, या कुछ किंवदंतियाँ होती हैं मौखिक होती हैं। पहले तो मौखिक चलता था। हमारी जो बुजुर्ग थे, दादियाँ थी, परदादियाँ थी, तो एक दूसरे को जैसे हमारी दादी थी तो हमारे पिताजी को कहानी सुनाई कि ऐसा था, पिताजी ने हमारे को सुनाई, आगे हम उसी कहानी को बच्चों को सुनाई। तो ये भी एक तरह का एक जिसको अभिलेख कह लो, रिकॉर्ड कर लो, जो भी है चलता रहता है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो होता है रिटर्न में, एक होता है मौखिक में। तो दोनों चीज़ अब आप कहेंगे अरे यार ये बहुत रूढ़िवादी है, बहन नहीं है, पुराना है, लेकिन देव शक्ति को कोई नकार नहीं सकता है, साइंस भी इसको नकार नहीं सकती है। और साइंस बोला कि ठीक है ऐसा, लेकिन नहीं, हम वो साइंस कुछ भी कहे, लेकिन हमारी जो परंपरा है, हमारे जो मतलब संस्कार हैं जो चलती आई, वो उसके ऊपर हमको चलना पड़ता है। तो ऐसा ही है कि जो चीज़ें कुछ मौखिक रूप में से है, कुछ लोग कुछ चीज़ें जो है वो दस्तावेज के रूप में भी आपके पास कहीं कहीं आपको कहीं लाइब्रेरी में कहीं मिल जाएगी। तो वहाँ जो है उन्होंने क्या किया, जो वहाँ का शासक था गुलेर का, उन्होंने बोला कि ठीक है उसका वंश खत्म कर दो, बंटवाड़े के राजा का, मंगलचंद का। तो कहते जैसे बोलते हैं सैनिक वहाँ गए तो वो जैसे उन्होंने धावा बढ़ा तो राजा तो वहाँ मिले नहीं, वो ठाकुर द्वारे बोलते हैं, मंदिर को ठाकुर राजा बोलते हैं। तो उसमें वो पूजा कर रहे थे मंदिर में, तो वहाँ जाके बोलते हैं उनका वहाँ वध कर दिया गया, उनको मार दिया गया मंदिर में धोखे से। ऐसे अगर धोखा नहीं करते थे तो लड़ते भी, भले चाहे वीरगति प्राप्त करते या जीत होती कुछ, लेकिन उनको धोखे से मारा गया। तो उसके बाद फिर वो उनके सैनिक आगे बढ़ते गए कि भाई वहाँ जाके महल में अटैक करके, तो वहाँ जैसे वहाँ हल्ला मचा के भाई हमला हो गया। तो वहाँ से जो है वो राज परिवार के लोग जो है अपने जिनके कारदार थे, जो भी सेवादार थे, जो भी थे, या जो भी प्रहरी थे, जो भी थे सुरक्षाकर्मी, वहाँ से भाग गए। तो जो उनका जो आगे जो गद्दी का वारिस था राजकुमार, वो छोटा बच्चा था, टीका रघुनाथ सिंह जो आगे जो मंगल के संस्थापक बने, पहले राजा बने। तो वो जो वहाँ पर कहते हैं जो महल में जो नौपत बोलते हैं उसको, जैसे वो ढोल नगाड़े जाते हैं ना, जैसे शाम हो गई, जो पूजा नहीं होती है मंदिरों में, तो ढोल नगाड़े बजते हैं, संत ध्वनि होती है। तो मतलब ऐसे ही वहाँ दरबार में भी शाम के टाइम जैसे राजा आगे प्रवेश कर रहे हैं या राजा लड़ाई के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो ड्यूटी होती है उनकी, उनको मंगलामुखी बोलते हैं उनको। ढोल नगाड़े का मतलब जो है वो वादन करते थे उसमें, कि मेरा जो है अंदर प्रवेश कर रहे हैं या जंग लड़के आए हैं या जंग में जा रहे हैं, तो ऐसे मतलब उस संकेत वहाँ से। तो वो जो उस परिवार की जो लोग थे मंगलामुखी, तो वो एक महिला थी बताते हैं, तो उसकी गोद में बच्चा था, अपना बच्चा, और जो राजकुमार था उसको मतलब सिर्फ सुरक्षित रखा, उसने ढोल के अंदर भर दिया उसको, ताकि भाई ये जीवित रहे, हम चाहे भले ही अपना बलिदान दे देंगे, लेकिन हमारा जो राजकुमार है, हमारा जो ये वंश है राजा का, ये ऐसे लोग भी थे जो अपना बलिदान दे करके राजा के लिए कुर्बानी करते। तो ऐसे राजा भी थे जो जनता के लिए भी अपना बलिदान देते थे। वैसा युग भी था, और आज युग भी देखो आप, आज भी है, लेकिन गिने चुने लोग हैं ऐसे, आज इतने लोग नहीं जितने पहले थे। ठीक है, खैर।
जैसे हमारे सैनिक है, अब युद्ध लड़ रहे जाते हैं, वो तो शहीद होते हैं, भाव है, क्यों नहीं करते हैं। लेकिन कहने वाला ये है कि मतलब उतने लोग जैसे पहन देते हैं ना, मतलब राजा की बात कर रहा हूँ मैं, राजा प्रजा के प्रति, प्रजा राजा के प्रति मतलब वो होते थे, त्याग श्रद्धा समर्पण क्या होता था। तो उसने वो बच्चे को अंदर घोड़ के अंदर भरा हुआ था, और जैसे वो सैनिक आए तो उसको पकड़ लिया, देखा भाई इनकी जो कर्मचारी है कि बता कहाँ है वो परिवार, राज का परिवार कहाँ, वो प्रिंस कहाँ है, राजकुमार कहाँ है। तो उसने वो अपना बच्चा बताते हैं कि उसने वो बताया कि ये है राजकुमार, अपने बच्चे को जैसे जस्ट लाइक महाराणा प्रताप के पिताजी थे राणा उदय सिंह, वो जो उनकी धाई थी पन्ना धाई, वहाँ की स्टोरी वैसी है। जस्ट लाइक वैसे तो अब वो उसने अपने बच्चे को कुर्बान कर दिया कि ये है टिक्का, तो उसने फिर उसका वहीं कत्ल कर दिया। तो जैसे उसका कत्ल किया तो वैसे वो, अब वो माँ थी, वो भी बोल सकती मेरा बच्चा मार दिया, अगर वो बोलती मेरा बच्चा मार दिया तो उसको डाउट होता कि अभी ये राजकुमार नहीं है। उसने बोला कि हाय मेरा टिक्का, हाय मेरा राजकुमार मार दिया। तब उनको जो है विश्वास हो गया कि नहीं, अब जो है उनका वंश जो है खत्म है, वंश खत्म है। फिर वो लौट गए, फिर लड़ाई हुई होगी, और उतना वो देख उसमें इतने कुछ काज में नहीं है कुछ। वो एक्चुअली जले हुए ना 53 में जब आग लगी थी ना पेड़ों में, तो उसमें जो चलो संपत्ति का नुकसान होता है, संपत्ति तो आती जाती है, लेकिन जो हमारी सांस्कृतिक सभ्यताएं होती है अगर वो मिट जाए तो उसका फिर रिगेन नहीं कर सकते, वापस हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ था वो तो उसके साथ जल गया, लेकिन जो कुछ डॉक्यूमेंट पिताजी बता रहे हो उसमें वो थोड़े से वो भी जले हुए हैं साइड से, बीच से, और वो कुछ प्रॉपरली हिंदी में नहीं है, वो शायद टांकरी का भी उसमें टांकरी है, उसमें है। तो मतलब कि जो उसमें मैंने पढ़ा, थोड़ा डिकोड भी उसको करा, तो थोड़ा मैंने रिसर्च करा, हमारे कई हमारे विद्वान हमारे साहित्यकार हैं, अमरदेव जी भी है, उनके थ्रू भी, और कई हमारे डॉक्टर जगदीश शर्मा जी भी है। तो हमारे जब ये सेन वंश के जो राजा थे वीर सेन जी, ये 765 के लगभग जो एक डेट जिसपे अंग्रेज के जो ASI के फाउंडर है ए कनिंगम, वो भी सहमत है कि इसी टाइम आए हैं। तो वो जब आए थे, जब वो दिल्ली से एंटर करते हुए सिरमौर की तरफ से आए थे, अम्ब की तरफ से, तो उन्होंने जो अपनी दिग्विजय यात्रा है, जो उन्होंने जो अपना एक रियासत जो उन्होंने कायम करनी थी, वो शुरू करी थी तत्तापानी की तरफ से। तो तत्तापानी से तरफ से जब उन्होंने शुरू किया तो वहाँ पे करौली, नागर के ठाकुर, चिंदी के ठाकुर करते 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 वो पूरा सुकेत मंडी जिसे आप कहते हैं वो पूरा जीता। उसके बाद उन्होंने वो मुड़े पंडो, नाचती, चिंडिया, चूराहंडी, सारे जो एरिया पड़ते, फिर वो बीर बंगाल गए, वहाँ भी उन्होंने वो जो एरिया था उस क्षेत्र को जीता। करते करते फिर उन्होंने कुल्लू को भी फतेह किया। वो आता है उसमें लेख आता है कि राजा भोजपाल या भूपाल उनका नाम था, उनको माँ देवी हडिम्बा का भी उनका आशीर्वाद था वीर सेन, क्योंकि कुल्लू जीतना माँ हडिम्बा के आशीर्वाद के बिना संभव है, क्योंकि वही वहाँ की जो वही राज सत्ता प्रोवाइड करती है और कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने जीता, फिर उनको मुक्त भी किया। फिर उसके बाद उनकी जो दिग्विजय गई यात्रा, उसमें उदयपुर का भी नाम आता है, हो सकता है ये उदयपुर लाहौर के जो उधर पड़ता है ये वही है। तो जब उन्होंने एक बड़ी रियासत स्थापित कर दी, फिर उन्हें कुछ टाइम के लिए एक मतलब कि टेम्परेरी जो कैपिटल थी वो बेलर एक जगह है, ये आपके पक्षाड़ के सर तत्तापानी से ऊपर वहाँ पे स्थापित करें, ठीक है। और वहाँ खुन्नू की धार में उन्होंने वहाँ पे महल भी बनाए और वहाँ पे अपनी महल को स्थापित। फिर उन्होंने वहाँ पे तंत्रपीठ कामाख्या मंदिर का वहाँ पे स्थापित भी किया, क्योंकि कहते हैं कि सुकेत के सेन भी बोलते हैं जो वहाँ की भगवती का बुलावा था उन्हें, और खुद वो दैवी शक्ति के मालिक थे और शिव शक्ति का निर्णय भक्त थे। फिर उन्होंने जो है फिर जो परमानेंट राजधानी स्थापित करी वो करी पांगरा, और वहाँ पे उन्होंने महामाया भगवती, हमारी जो दुर्गा है, हमारी जो कुलजा है और ईष्ट काली और दुर्गा ही है, क्योंकि बंगाल का तो आपको पता ही है काली उपासक, हाँ काली उपासक है। तो उन्होंने स्थापित किया। तो वहाँ पे उनको एक जगह है ठारू जगह है, वहाँ पे उनको अभी तो सुकेत राज परिवार के बाद वो आसन उन्होंने गुप्त रखा, उसकी वो गुप्त रूप से पूजा भी करते हैं, चलो सेफ रखा, हमें तो ये चाहिए। वहाँ पे वो आसन प्रकट हुआ, शिव शक्ति का आसन वो प्रकट हुआ था, और वहाँ पे कहते भी है कि वो इतना मतलब तेजस्वी आसन था जो शिव शक्ति की तरफ से प्रकट हो रहा है अपने भक्त के लिए। तो वो तो बड़ा मतलब नॉर्मल व्यक्ति तो कोई बैठे तो उसमें कोई पावर रही होगी, तो उसको उतना वेग था वो नीचे चला गया धरती फाड़ के। फिर उसको वहाँ पे देखता है था, वो उसको लेके आए थे। फिर उनकी जो रानी थी चंपकवती, वैसे तो उनकी कई रानियाँ थी, 10 से ऊपर भी बताते हैं जो हमें हमारे बुजुर्ग कई
गाँव में थे, मैं छोटा था बताते थे। तो जो मेन थी रानी चंपावती, तो वो निसंतान थी, तो उनको जो है उनको संतान भी माता ने दी, ये हमारी भगवती ने। और क्या कहते हैं, फिर जो राजा को, फिर जो वीर सेन जी जब सोए हुए थे तो उनको क्या दिखा, एक जगह है वहाँ पे, नाम ठारुई थी शायद वो भी, वहाँ पे जो है उनको सपने में वो जगह दिख रही है और माता जो है उनको देख रही है महल को। तो राजा वीर सिंह जी बोलते हैं, आप माँ मेरे महल में आती क्यों नहीं? बोले तूने मुझे बुलाया ही कब, तूने तो ये बोला कि तू वापस आएगा। तो फिर उनका सपना टूटता है, वहाँ जगह जाते हैं, फिर वहाँ पे उनको एक माता की तरफ से खड़क प्रकट होती है भगवती की तरफ से, और नुपुर के 9 मणके की माला होती है, माता के चरण चिन्ह होते हैं। इन तीनों चीज़ों को वो जो दिव्य चीज़ें थी उनको स्थापित करते हैं उसी पांगना में। हाँ, फिर क्या होता है कि उसी दौरान जो चंबा थी, चंबा रियासत उस टाइम उनकी राजधानी भरमौर होती थी, और ये मतलब 8वीं सदी की बात है, क्योंकि चंबा तो साहिल वर्मन जी 10वीं 11वीं शताब्दी में है। तो वहाँ पे राजा होते थे लक्ष्मी वर्मन, तो उनकी रियासत जो है तहस नहस कर दी थी, जो ट्राइब्स होते थे ना, और भरमौर के मंदिर भी टूट गए थे उस कारण। तो उनकी जो रानी थी वो वहाँ से भागी भी थी, और वो प्रेग्नेंट भी थी। तो उन्होंने उस बच्चा जो था, उनका जो जन्म हुआ था गुफा में दिया था रानी ने। तो जैसे आपने बाण सेन जी की कहानी सुनी होगी, मंडी के प्राशर मंदिर में उनका बाण के पेड़ के नीचे हुआ था, ऐसा बताते हैं। तो जब बच्चा जब जन्म दे दिया तो सैनिक भी चले थे साथ, तो रानी को पूछा, रानी साहब कहाँ पे जन्म? तो शिशु गुफा में बताया कि वहीं पे। तो देखा तो बड़े बड़े जो चूहे थे उसकी रक्षा कर रहे थे, तो उस बच्चे का नाम पड़ा मुशाना, जो राजवंश चंबा का मुशाना वर्मन बोलते हैं वैसे पूरा ना। हाँ, इसलिए इसे चंबा में चूहा मारना बैन था 1947 तक, पवित्र माना जाता था। अच्छा, लोग कहते हैं वहाँ पे। फिर अब यहाँ तो तबाही होती है, वो रानी करते करते उसको बोला कि मुझे तो कोई शरण दे तभी मैं बचूंगी। तो उनको पता था कि एक प्रजा प्रिय और दैवीय शक्ति से बड़े पूरे राजा है वीर सिंह जी, पांगना आए, और वहाँ पे वो नौकर बन के रही। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करी। तो फिर राजा साहब को जो है, वो जो बच्चा था उसके ना चरण में उसके निशान थे, वो उन्होंने मतलब उनको आभास हुआ कि ये कुछ ना राजवंशी लग रहा है। तो उन्होंने अपने जो पुरोहित थे उनको बोला कि मैं इस बच्चे से ना अपनी बच्ची का बाल विवाह करना चाहता हूँ। उस टाइम तो बाल विवाह हो जाते थे। तो जो पुजारी तो बोलते महाराज ये तो सेवक है, नौकरी आप राजवंशों में करो। तो नहीं आप इनको बोलो, इसको जो लेडी है वो महिला है, तो महिला पे उनको संदेश दिया पुजारी जी ने, पुरोहित जी ने। तो रानी जो थी उन्होंने बोला कि मैं राजा साहब से अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो राजा वीर सिंह जी को बोला कि ऐसा है, मैं नौकरानी नहीं हूँ, मैं चंबा की भरमौर की रानी हूँ, और मैं ऐसी दुखियारी हूँ, मैं कष्ट में हूँ, पीड़ा में, मेरे पति को मार दिया गया है और मेरी ऐसे तबाह कर दी गई है। तो और उनको फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर उन्होंने जो है मंजियाणु एक गाँव पड़ता है, वहाँ पर उनका लालन पालन किया राजा वीर सिंह, उसकी शस्त्र शिक्षा वगैरह जो मुशाना वर्मन था उसको तैयार किया। फिर जब वो बड़े हुए तो अपनी सेना के साथ उन्होंने कूच किया भरमौर में, और वहाँ पे उनको जिताया, उनका राज तिलक भी किया, और फिर अपनी बेटी भी उनसे विवाहित करी। तो जो म्यूजियम है वहाँ पे जो दस्तावेज है उसमें भी राजा वीर सिंह की जो तिथि आती है, जो कंटेम्प्रेरी जो थिंग्स हैं, वो 8th सेंचुरीज के इर्द गिर्द आती है। फिर राजा वीर सिंह जी का एक पुत्र था छोटा, मेरे को पता है, वो उन्होंने कनिहार रियासत बताई, ये कनिहार की धर्मशाला के पास पड़ती है, वो उनका हाँ वहाँ पे स्टेट फॉर्म करी थी। वो राजा वीर सिंह की सेकंड सन थे जी, जो युद्ध में गए थे उनके साथ ना, जो जीजा जी बने हुए उनको। फिर राजा वीर सेन के जो बेटे हुए, धीर सेन हुए, फिर विक्रम सेन हुए, फिर धरित्री सेन हुए, फिर जो लक्कड़ पोता हुआ उनका नाम है टीका मंगल सेन। वंशावली आती है, जो वंश हमारी जो वृक्ष वंशावली जो श्रृंखला होती है उसमें टीका मंगल सेन आते हैं, और उनके छोटे भाई थे राजकुमार खड़क सेन। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, हम दोनों के भाई की मनमुटाव हुआ या अपनी मर्जी से उन्होंने कुछ गद्दी का त्याग किया, कोई दैविक कुछ कारण था, कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता। तो टीका मंगल सेन ने उनका राज तिलक किया है अपने भाई का, तो हो सकता है उनका कोई मनमुटाव नहीं था, या मतलब कोई आपस में लड़ाई थी, कुछ बात अलग थी। तो और टीका मंगल सेन जब उनका राज तिलक करके 10वीं शताब्दी आ गई उस टाइम तक लगभग, तो टीका मंगल सेन जो थे वो बहुत प्रतापी थे। तो उन्होंने जो रियासत बताई थी वो थी बटवाड़ा, और बटवाड़ा की सीमा जो है कमरूनाथ जी के वहाँ पे टच होती थी। राजा वीर सेन की चौथी 5वीं पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी, चौथी पीढ़ी बोल सकते हैं, पर चौथे के बेटे
जी जी जिनका मैं जिक्र किया फिर- जो वहाँ के बटवाड़ा के पहले बटवाड़ा पहले शासक- राजा बने, तो उन्होंने अपनी राजधानी का नाम भी अपने नाम पे शेरी मंगल रखा। आज भी एक जगह है जो वहाँ से सापड़ से जो बीबीएमबी कॉलोनी है वहाँ को रास्ता जाता है, खराब हो गया था रास्ता ऊपर को। और एक बहुत मतलब इंटीरियर एरिया है, ठीक है। और वहाँ पे गुप्त शिवलिंग भी है, मैं गया हूँ उससे पहले। शेरी मांगो तो नहीं गया हूँ, पीछे तक गया हूँ। श्री माँ ने देखा कि वो थी राजधानी थी मेरा तो- रियासत थी बटवाड़ा। अच्छा तो उसी राजधानी के नाम पे जैसे होता था ना, जैसे हमारे विक्रमादित्य बहुत बड़े विद्वान, बहुत ही प्रतापी राजा, तो विक्रमादित्य एक टाइम पे एक पोस्ट बन गई थी, इतना बड़ा नाम है तो एक मतलब कहते हैं ब्रांड बन गया है। तो मतलब कि वो इतने प्रतापी थे कि उनके आने वाले शासकों ने उनका नाम धारण करा। नाम कुछ और था लेकिन एक टाइटल के रूप में जो उनका नाम चला। तो जब ये अब वो बटवाड़े में रहे तकरीबन 700 साल, अब आ गई 17वीं शताब्दी। तो इस तरफ जो खड़क सेन थे उनके फिर आगे पोते हुए जी टीका साहू सेन और टीका राजकुमार भाऊ सेन, जो भाई की गद्दी सौंपी थी उनके पोते। तो टीका साहू सेन बना सुकेत का राजा, और जो भाऊ सेन थे वो प्रथम राजा बने मंडी के। उस टाइम उनकी राजधानी होती थी मंगलोर, जीबी के पास, वहाँ आज भी गाँव है भाऊ। तो वो राजधानी फिर वो मंडी की श्रृंखला वहाँ से अलग हुई और सुकेत की चल रही है। तो इस तरीके से हमारी बनी। तो अब आ जाती है 17वीं शताब्दी, इसके बीच का तो क्या रिकॉर्ड नहीं है। इसमें जो आप ये बता रहे थे ना, हाँ जी। जैसे वो जो एक वहाँ दासी किया उसने अपने तो जो उनके वो 17वीं शताब्दी है, अच्छा वो वो 17वीं शताब्दी की घटना है। तो फिर जो उनके जो पुत्र जिनको ढोल में रखा था वो फिर- 17वीं शताब्दी, अभी बटवाड़ा में ही है हम 600 साल अच्छा, से। बटवाड़ा बटवाड़ा में ही है। अब वहाँ पे जो बटवाड़ा तो क्या किंगडम श्री मंगल में ही है अभी। ठीक है तो अब कहानी आती है, अब उस टाइम उसका मैंने बताया ना, जैसे राजा का वो नाम इतना बड़ा था कि टाइटल के तौर पर वो नाम हम कह नहीं सकते कि क्या होगा, लेकिन श्री मंगल चंद ही बोलते थे, राजा मंगल चंद। और उनके बेटे थे टीका रघुनाथ सेन, ठीक है। और राजा मंगल जिनको ढोल में रखा गया। हाँ, जिनको ढोल में रखा। और उनका छोटा भाई था राजकुमार टीटो सेन, छोटा भाई का था। तो हुआ क्या था, उस टाइम तक गुलेर रियासत में फाउंड हो चुकी थी 1405 में। तो गुलेर के बड़े पावरफुल किंग हुए, मतलब उनको उन्होंने अफगानिस्तान में जीता। हम छोटे मोटे नहीं थे, मतलब बड़े शक्तिशाली राजा हो। पावरफुल और बहुत गुलेर अपना जो वेलरस किंग थे, ये रहता है ना, बहुत वेलर किंग थे। हम क्यों गुलेरियों को नाराज करें लेकिन ये सच है। तो वो उस टाइम क्या होता है, राजा शामसेन होते थे जिन्होंने माहौनाथ जी का भी मंदिर बनाया बकानीकोटी में, जो अशोक में हाँ बस वही उस टाइम उनकी राजा शामसेन और मंडी के राजा सूरज सेन होते थे उस टाइम, जिन्होंने माता रानी जी को गद्दी सौंपी। तो उनके आपस में रघुनाथ सिंह के क्या भाई थे, कौन थे? टिट्टो। चाचा थे ना, कमर टिट्टो थे। तो वो टिट्टो का उसमें आता, उसमें नहीं आता था। वो बताते हैं कि जो टिट्टो था ना, हाँ जी, वो उसने जाके वहाँ शिकायत करी थी तब। तो मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, हाँ। उसी पे आ रहा हूँ ना मैं। जो उनका जो हुआ भाई नहीं था वो, चाचा था। हाँ, उसमें ऐसा था, तो परिवार से था। वो क्या कहते हैं, उसने क्या करा था कि राजा मानचंद गुलेरिया जब आए ना यहाँ पे घूमते घूमते हैं कि मैं इनका आपस में जो है राजा शामसेन और सूरज सेन जी का आपस में थोड़ा एक एग्रीमेंट करा के सेटल हो गई। बल को लेकर लड़ाई होती थी ज्यादातर, क्योंकि बल है यहाँ, मंडी बल है, नेचर से बोलते हैं। बल चौक वो बड़ी इरिगेटेड और कल्टिवेटेड लैंड है, और कल्टिवेटेड लैंड की तो आज भी लड़ाई भाई भाई को पहले तो होती ही लड़ाई हाँ इसमें जी। जैसे थी कि हमारे पास अधिक से हाँ जी, अधिक हाँ। जाओ बस अभी और अपना जो विस्तार किया जाए साम्राज्य का। तो राजा शामसेन और राजा सूरज सिंह की आपस में लड़ाई थी। तो राजा मानचंद गुलेरिया आए हुए थे, तो उनके किसी ने वहीं से पता नहीं लोगों ने कान भरे कि भाई ये राजा तो तुझे भी कुछ नहीं मानता, तू जितना मर्जी घूम ले, तेरे स्वागत के लिए नहीं आएगा, ऐसा वैसा होते थे। तो मानचंद गुलेरिया जी को अपनी उनकी भी एक अपना ईगो रहा, उनको हट हुआ। तो उन्होंने क्या करा, राजा शामसेन को बोला कि यार वो आपके टब्बर का ही है, बटवाड़ा का राजा, वो बोला मतलब ऐसा है वैसे। तो उनके भी कान भर गए, उन्होंने एक ने दूसरे के भरे, दूसरे ने तीसरे के भर दिए। तो वहाँ से सुकेत की सेना आई थी, शामसेन जी को नहीं आई थी, और यहाँ से मानचंद गुलेरिया इन्होंने अटैक कर दिया ठाकुर द्वारा ने, वहाँ जो पूजा कर रहे थे राजा बटवाड़ा, तो उनको ख़त्म किया। फिर उन्होंने बोला कि उस टीके बच्चे को भी मार देना है, रघुनाथ सेन को। तो जो उसमें पुजारी थे शालिग्राम बटुआ और टीका रानी बंगला दी, टीका रानी जो माँ थी बच्चे की, जो रानी थी टीका रघुनाथ सेन जी, बंदरा दी, टीका शायद रघुनाथ उनके नाम से बंदला था। हाँ जी, उन्हीं के मैं उसी पे आ रहा हूँ। टीका रघुनाथ सेन जी की जो मदर थी उनका नाम था रानी बंदल देवी। अच्छा वो थी कैलूर के जो सबसे प्रतापी राजा हुए, राजा दीपचंद चंदेल, जिन्होंने बिलासपुर सिटी फाउंड की है। चंदेल वंश के अत्रि गोत्री चंद्रायण के वो राजा थे। तो वो उनकी बुआ थी, सगी बुआ थी उनकी। तो उनको पता लगा कि वहाँ पे जो है ऐसा बड़ा एक दिवस कार्य हो गया और ऐसा काम हो गया और वहाँ पर गुरु जी को मार दिया गया है। तो यहाँ जो रानी बंदल देवी थी और अपने बच्चे को जो 6 महीने का रहा होगा, टीका रघुनाथ सेन,
उसको लेके भागी। साथ में शालिग्राम बटुआ जो पुजारी थे, कुछ लोग भी रहेंगे, और उसमें मंगलामुखी ऐसे पूरा ग्रुप था पूरा। उसमें वो कई बार गेरू, विश्वास पत्र, हाँ जी, विश्वास पात्र जो थे, फिर वो कहीं वो गेरू धार में रहे। गेरू धार पड़ती है बाहर स्केट में, बड़ा ऊंचा पहाड़ बाटों से ऊपर की तरफ है थोड़ा ना, वहाँ जंगलों वो गुफाओं में रहे। फिर इतने में यहाँ से दीपचंद जी ने सेना भेजी और उनको मतलब कि अब वो पकड़ लिया उनको, उन्होंने मानचंद गुली एरिया जी में उनकी सेना ने पकड़ लिया। फिर जो हमारे जो मंगलामुखी जो थे, जो हम तो नमन करते हैं उनको, उन्होंने जो है अपने बेटे की कुर्बानी दी, अपना बेटा टीका बोल के आगे कर दिया और अपने बेटे को, उस टीका को ढोल में छुपा दिया। तो अब उसको मार दिया सेना ने। अब वो चीखी एकदम, उसने प्रहलाद किया तो हाय मेरा टीका, में हाय मेरा बेटा, वो सॉरी हाय मेरा बेटा बोला, हाय मेरा टीका नहीं बोला, क्योंकि टीका तो मतलब अंदर था और वो बेटा मरा, तो हाय मेरा टीका बोला, बेटा नहीं बोला। तो फिर उसके बाद दीपचंद जी ने क्रॉस करवाया जो नदी थी सतलुज परे आती है, फिर वेरल में। फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ऐसा है भाई, अब परे तो मत जाना पारदेश तरफ। फिर वो बच्चा जो है बड़ा होता है, और रानी फिर जो बुआ थी बंदर हुई, उनको बंदलाधार में वहाँ पे टेम्परेरी उनका एक आवास बनाया, जो बंदलाधार जिसे बोलते हैं अजी बेटे। तो वहाँ पे टेम्परेरी बनाया। अब तो खैर मैं गया नहीं वहाँ पे, कोई खंडर हो तो हाँ वही धार जो बिलासपुर सिटी की धार है, कैलूर सिटी की नीचे मारकंड है। फिर वो जो बच्चा बड़ा हुआ, फिर वो बिलासपुर का कैलूर का सेनापति भी रहा दीपचंद जी के साथ, ठीक है। दीपचंद चंदेल जी ने बोला राजा साहब ने कि भाई अब आप बड़े हो गए हैं और आपका भी वहाँ राज्य था, तो मैं आपको राज्य देना चाहता हूँ। ये जो आज मांगल है, ये चंदेल वंश के जो अत्रि चंद्रयान राजे थे, उनका पार्ट था, उनका ये पार्ट था बिलासपुर का। अच्छा, ये था हंटिंग एरिया, शिकार के लिए आया। शिकार का एरिया था ये, कैलूर ट्राइब के राजा। का एरिया, ट्राइब था ना समझो। हाँ कैलूर। फिर वो जो बड़ा हुआ उनका, राजा दीपचंद चंदेल जी ने राजतिलक किया। फिर 4 कोस की रियासत थी 4 दिशाओं में शुरुआत में। फिर उनसे बोला कि आपकी रियासत का नाम क्या रखें, तो बोले हमारे जो मूल पुरुष थे, मतलब राजा वीर सिंह जी से जो श्रृंखला आगे थी, टीका मंगल सिंह, तो वो नाम रखा था मंगल, तो वो मांगल हो गया वक्त के साथ। पापा के नाम पे रखा, पापा जो मेरे पापा थे ना मंगल चंद्र, राणा मंगल चंद्र, मतलब उनकी हत्या हुई थी कि पापा के नाम पे रखा जाए मंगल। और कहता है फिर राजधानी, कहता है हमारी जो जान बची है, पता नहीं महीनों कितने रहे, जंगलों में भटकते रहे, कंदराओं में, गुफा को बोलते हैं कंदरा बोलते हैं, तो बोला कंदराओं में हमारी जान बची है, तो जो राजधानी होगी कंदर। तो कंदर से करते करते कंदर बन गई है वो कंदर। अच्छा, पहले वो कंदराओं के नाम, वो कंदरा थी नाम, वो कंदर हो गया है। तो वो जो है वो पहले शासक थे, टीका रघुनाथ सिंह जी जो थे प्रथम शासक, वो वहाँ के मतलब जो है उन्होंने जो अपने उन्हीं के फर्स्ट शासक मांगल के। हाँ जी। उसके बाद गया था पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी, दर पीढ़ी दर। अब वो कहते एक ही आया था टीका रघुनाथ से, बारादरी क्या हो सकता है बंटवाड़ा में छूट गई हो, वो और भी रही होगी। वो एक है, तो जितने भी हमारे परिवार है, जो मतलब एक तो हम राज परिवार है, फिर एक कंवर फैमिली है, और ये भी जितने हैं सेम जी 70 परिवार होंगे जितने भी, कुछ कुल्लू में सेटल है, कुछ शिमला में है, जी। वो सारी उस टीका रघुनाथ सेन से ही आगे वो चला। फिर वो मंगलाने सेन कहे जाते हैं, आज भी कुल्लू में बाशी में रहते हैं, तो उनको वहाँ मंगलाने सेन कहते हैं। महल में जो सेन है उनको सुकेतीय सेन कहते हैं, सुकेत से आए हैं, रियासत के नाम पे हो गए। और जो उधर थोड़ा बाशी के पर उनको मंडियाल सेन बोलते हैं। तो स्टेट से एक मतलब पहचान होती थी कि हाँ जी। कहाँ से ये हाँ जी। इस स्टेट से हाँ जी। फिर वो जो फिर जब टीका रघुनाथ सेन थे, उन्होंने ही फिर ये जो है जो बाडू बाड़ा देव जो हमारे पितर देव भी, कुल देव भी है, ठीक है, और एंसेस्टर बाय ब्लड है, तो वो रथ परंपरा उन्होंने ही शुरू करी। वहाँ से फिर ये टीका रघुनाथ से उसमें भी कुछ मेरा कुछ अपना जो मेरा वो है ना मत है, मेरा अपना है, कोई जुड़ी नहीं कि मैं सही बोल रहा होगा, क्योंकि वो जब मांगल के जो शासक थे हमारे पूर्वज, वो जब देवता पार से रथ आता है ना स्पेयर से, तो झूले होते थे पहले, पाल होते थे ना, नाव होती थी, रस्सियों से बांध के। वो रोपे सिस्टम रहता था, और वो होती एक वो दूसरे होते थे, वो दरई बोलते हैं उसको, उससे ऊपर वो आर पार होते थे। तो ना इस स्टीमर स्टामर तो बाद में शुरू हुए, अब तो खैर झूले जाले खत्म हो गया, तो डैम चढ़ गया पता, अब तो स्टीमर में देखता था। एक झूला जब था ना, तो उसमें जब जाते थे मेरे पापा भी, तो उसे रस्सी में हाथ लगाते थे, वो जिसमें ट्रॉली में देवता बैठेगा ना, उसकी ट्रॉली अलग थी, ट्रॉली देवते की जो ट्रॉली थी, उसके हाथ ट्रॉली और जोड़ते हैं नीचे, जस्ट लाइक नट छिक्का उसको बोलते हैं, उसमें रस्सी को बढ़ाते थे। फिर उसमें जैसे देवता पार बैठ गया, तो फिर वहाँ पर ख्वाजा को फिर वो बलि चढ़ती थी वहाँ। अब तो खैर नहीं देते, ऐसा पता नहीं है,
वहाँ पकड़ा करता था वहाँ दरिया पार, जैसे कटता है अभी देवता जैसे बैठ गया ना उसमें, देवता को क्रॉस कर रहा है, मंगल को आ रहा है, तो जैसे रस्से को हाथ लगाते हैं ना, फिर हम बोलते हैं दादू जी आपका स्वागत है, आइए दादू जी आइए। ये दादू जी का शुरू देखना, ये प्राचीन काल चला रहा है। फिर मैंने अपने आप फिर मैंने सोचा कि भाई एक तो बोलते हैं कि भाई वो राजा का वहाँ बद हो गया सुकेत में, राणा मंगल चंद्र का, अपने लगा मंथन किया मैंने, तो मुझे जब दादू बोलते हैं उनको, ये दादू क्यों कहते हैं? और देव का नाम है बड्डू बाड़ा, बड्डू बाड़ा, और ये देसी भाषा में बड्डू बोलते हैं काटने को, बड़े तब बड्डू बाड़ा, और बाड़ा बोलते हैं जो भेड़ बकरियों का बाड़ा होता है, इसमें भेड़ बकरी रखते हैं। ये मेरा अपना मंथन है मेरा। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या, अब जैसे देवता हमारे जब नचाते हैं, देवते को दो बड्डू बाड़े को लंगड़ा नचाते हैं, नचाते हैं ना, यूं कर थोड़ा करके, उसमें अलग उनका वो है देव कला जो जब नचाते हैं ना, उसमें जब मेला लगता है देवते को रथ को नचाते हैं, मतलब 4 आदमी 2 आदमी आगे लगते 2 आगे लगते, तो उसको लंगड़ा करके, तो उसका पता लगा, पूछा मैं किसी बहुत पहले से ही कि भाई इनको जो है ना, खड्डू बोलते हैं पहाड़ों में, बेड्डा बोलते हैं हम लोग इधर भाई, उन्होंने इनको जो है मतलब वो मारा हुआ, सींग मारा हुआ है, उससे इनकी टांग में जो है थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया था, इस करके ये लगड़ा करके नाचते हैं। इस सुकेत में भी मतलब कहावत नहीं, एक जैसे हमारे भी यहाँ दाड़ला में भी होता है, एक हमारे यहाँ पे सुकेत से दावेदार की तरफ से रथ आते हैं, उसका भी इससे कुछ मतलब इस तरीके से एक बोलते हैं कि वही दिखता है, वही स्थान अलग अलग होगा ना, कोई चिन्ह लिया है। नहीं, यहाँ भी हमारे है ना दाड़ला में कि जैसे आप अभी बता रहे हैं, अभी वहाँ से रथ आता है, तो एक सुकेत से रथ आता है, हमारे यहाँ दाड़ला में होता है, उसका भी देव मिला। अरे कई जगह रथ मऊन आगे कई रथ बन गए हुए हैं। मैं रिश्तेदारी गया है ना पार मंडी में, तो वहाँ तो मतलब जो है अब जैसे माउन में तो ऊपर कई करसोग में बखारी कोठी, और आगे उनकी मतलब जो है और रथ भी तैयार हो गए हैं अलग अलग गाँव में। कोई देवता वही है, भक्ति भाव जब भक्ति से भाव है, है, भक्ति भाव तो है। पहले तो ये रथ परंपरा शायद मेरे ख्याल नहीं थी, पहले छड़ी होती थी, चिन्ह होते थे, मोहरे होते थे, किसी न किसी रूप में ये रथ परंपरा जो है राजाओं ने ही जो प्रॉपर जो रथ परंपरा ये शुरू करी है। पहले रथ परंपरा शायद नहीं थी, वो अलग चिन्ह रूप में आते थे। तो जो भक्ति जैसे मान लो हमारे कुल होता है, वो कुल पीढ़ी दर पीढ़ी, अब आपके मन में मान लो हनुमान जी की प्रति भक्ति जागी, तो आप पूरे ईष्ट हो गए, तो आप फिर उनको स्थापित करोगे चिन्ह रूप में, कुछ चिन्ह लिया होगा कोई मेन स्थान से या बालाजी से तो स्थापित करोगे, तो वो चीज़ होती है। तो गांव गांव आप धार वाला देवता जी हैं, इनके बिलासपुर में भी स्थान है, कलोल है वहाँ पे गेड़वी के पास, वहाँ पे इनके स्थान है, बहुत बड़ा मेला लगता है। भगवान शिव की मूर्ति है, शिव तो यहाँ पे यहाँ मट्टू महादेव के नाम से भी है, मोटू महादेव भी है, लुकरू महादेव है, तो महादेव ही है, लेकिन रूप अलग अलग है, मतलब ठीक है, जो है ना सिंबल अलग अलग है ना, है तो चीज व्यक्ति के अलग अलग रूप होते हैं ना, तो कहीं देवता कहते हैं, कहीं देवता शांत रूप में, कहीं देवता अलग एग्रेसिव रूप में है, तो वो देवता तो वही है, वो व्यक्तित्व में तो वही है ना। मैं कह रहा आपसे कि जब देवता जब चलता है ना, जब जैसे देवता ऊपर आ गया, धार पे आ गया, फिर देर से आता देवता, तो सब मंगल के लोग, कंधर के लोग, मंगल तो देर भी मंगल भी है, तो सब धूप बत्ती लेके खड़े होते हैं देवता के वेलकम के लिए। देवता ऊपर आ गया पहाड़ पे आने वाले नीचे गाँव में, तो उसमें ये मतलब एहतियात बरतनी पड़ती है कि जब देवता का रथ आएगा, आगे वो खड्डू ना आए, आगे पशुओं को अंदर बांध देते हैं, पशु बार बंधे हो ना, भेड़ बकरी, और खास करके बेड्डू की बलि लेता है देवता, बकरी बलि लेगा, बेड्डू का लेता है, तो वो बोलते हैं कि भाई बेड्डू ने सींग में मारा हुआ है, ऐसा कुछ बताते हैं। वो गॉड होस्ट की रियलिटी क्या है बताते हैं थोड़ा देवता की, ये जो हमारे सभी देवता रिस्पेक्टेबल है, पूजनीय है, तो थोड़ा वो कमलनाथ जी से उनका है थोड़ा डिफरेंस। मेरा खरा अपना एक विचार के मंथन है ना, मैंने जो मंथन किया, लेकिन दादू इनको हम कहते हैं ना, हो सकता है मैं गलत बोल सकता हूँ, मेरा अपना एक विचार है, कैलकुलेशन करेंगे, तो मेरा जो हमको दादू बोलते हैं, राजा वीर से हमारे जो पूर्वज थे, जो बट दोबारा जो देव की कला में प्रकट हुए, तो मेरा हो सकता है कि जब उनकी जो सेना ने अटैक किया वो मतलब जो है उनके बाद कोई शस्त्र नहीं था, जो कहीं वो अपनी जान बचाने के लिए भागे होंगे, या चलो वहाँ गए तो मैं शस्त्र लेके आऊँ, जैसे भागे हुए पीछे उन्होंने पीछा किया, तो कहीं उसमें जाके कहीं छुपे हो गई दुश्मनों से, वो कहीं घुस गया उसमें कहीं बाड़े में, जो बाड़ा होता है भेड़ बकरियों का, ठीक है ना, कि भाई पीछे से सेना आ रही है, और थे मतलब वो थे शस्त्र उनके पास कोई था नहीं, वो तो पूजा करने थे,
हो सकता है कि वहाँ उस जांच जाकर के भागे हुआ आगे कहीं वो बाड़ा होगा, कहीं बेड होगा, जो भी बकरों का बाड़ा होगा उसके अंदर कहीं घुस गए होंगे, वहाँ खड्डू ने कहीं छींक मारा होगा। ऐसा मतलब है सुकेत की तरफ भी तो बताते हैं। तो मैं लगा भी नाम है बड्डू ना, बड्डू मतलब काटना, बाड़ा मीन बड्डू मतलब कि उनका कत्ल हो गया ना, राजा का कत्ल किया बाड़े में कहीं गदल और कहीं बाड़े में, और फिर वो बाड़े में घुसे अंदर, तो इसलिए उनका नाम बड्डू बाड़ा छुपे पड़ा। होंगे ऐसा किसी क्या के- हुई या था? कोई राजा से छुपे हो सकता है, कोई देव शक्ति से छुपे हाँ, हो, ऐसा हो जिससे सकता है। उनके डिफरेंसेस हो गए हो। तो इसलिए उनको हम दादू के उससे समझ सकते हैं। मैंने इस पे थोड़ा मतलब कि जब चाचा जी होते थे, चाचा जी तो गांव में रहे हैं, तो गांव में जो रहता है वो जो लोग, जो बुजुर्ग, जो लोग कथाएं होती हुई वो सुनाते रहते हैं। तो मैंने चाचा जी से पूछा था, कोल्ड डैम में गया था, उसके आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ जी। मैंने थोड़ा रिसर्च किया है। जो हम सेन है ना जो सुकेत वाले जी। वो तो जो सुकेत से निकले हुए हैं मंडी वाले, एक हम। तो जो जुनुंगा का है वो इतिहास वो शुरू होता है इस्लामिक एरा में। हमारा जो वीर सेन जी का इतिहास है वो नियर अराउंड प्री इस्लामिक एरा है, 765। इंडिया में तो इस्लाम उस टाइम बंगाल तक तो आया भी ना, सिंध तक था। तो जो इनका है, इनकी जब लड़ाई हुई थी बख्तियार खिलजी से, बख्तियार खिलजी की जो अब ऐसा तो है नहीं राजा वीर सेन आगे तो सारे सेन बंगाल में खत्म है। अगर ऐसा तो सुष्मिता सेन, रहीमा सेन, इतने बड़े बड़े खुशबू सेन हुए हैं, इतने बड़े बड़े मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र या आर्ट्स में सेन वहाँ रहे तो होंगे ना, वो बड़ा इकोनॉमिस्ट है। वो सेन तो रहे होंगे ना वहाँ पे। ऐसा तो नहीं है। बल्लाल सेन हुए जो 12वीं शताब्दी में उन्होंने ढाकेश्वरी माता का निर्माण किया और मंदिर का निर्माण किया, या पूजा भी करी थी प्रधानमंत्री ने, तो रहे ना से। ढाकेश्वरी माता के नाम से ढाका पड़ा है नाम। हाँ जी। तो अच्छा हाँ ढाका जो कैपिटल है बांग्लादेश। हाँ जी। तो वहाँ पे राजा वीर सेन हो सकता है ज्येष्ठ पुत्र हो, भगवती बोलते हैं, भगवती कामाख्या जो पहले से विद्यमानती गाँव साइड में, तो उनका बुलावा था। तो वहाँ ये जो आए हैं, ये जो जुरुंगा के अंचल के हैं, ये बाद में आया, जो इनका जो इतिहास मिलता है खिलजी का अटैक हुआ जो उसके बाद आया। तो मैं ये थोड़ा क्लियर कर, वंश एक ही है, लेकिन अब जैसे चंदेल है, यहाँ चंदेल का नीचे खजुराहो में चंदेल खत्म हो गए, वहाँ भी रहे ना, जासूसी तो रही ना वहाँ पे। मतलब होगा कोई मतलब छोटा ब्रदर है, होगा कि हाँ, हाँ, इधर को हाँ, छोटा वही रहा, हाँ हाँ चल छोटा रहा होता है, बड़ा आ गया होगा, ऐसे जैसे विवरण मिलता है। तो ये चीज़ मतलब हमारे होती है। और फिर जो लास्ट रूलर रहे, जो हमारे मेरे परदादा जी के दादाजी, वो राणा शिव सिंह जी रहे। उनका जो राणा शिव सिंह जो थे वो लास्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मालवा, लास्ट किंग ऑफ मालवा। राणा शिव सिंह मेरे ग्रैंडफादर, आपके दादाजी। दादाजी मेरे पापा का भी राज तिलक हुआ था राणा रणवीर सिंह का, लेकिन उसका फिर वो जो है रास्ते जो है विलय हो गया था उसके विलय हो गया था हिंदुस्तान में। जी। तो फिर राणा शिव सिंह जी के बाद 1920 में उनका टाइटल राजा का मिला था, जो मतलब कि पर्सनल टाइटल जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं था। राजा तिलोक सिंह सेन का, वो लक्कड़ दादा जी थे, उनका 1920 में डेथ हो गई थी, स्वर्गवास हो गया। तो 1923 में 3 साल तक राज तिलक रुका रहा शिव सिंह। कुछ डिफरेंसेस थे ब्रिटिशर्स के। फिर 1923 से 1948 15 अप्रैल तक उनका शासन था। जब मतलब हिमाचल को हाँ जी, उनके साइन है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता है, मर्जर डॉक्यूमेंट है, वो नेशनल आर्काइव में भी मैंने निकाला था, वो उस पर राणा शिव सिंह जी के श्रीवंश के वो साइन है। प्रेस्टी स्टेट थी वहाँ पर ना, प्रेस्टी स्टेट स्टेट्स था उस तरह से थी ना, जिनको मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं थी पहले नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो थे। पॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसेस हुए, वो किसी ब्रिटिशर्स वजह से हुए थे। रहता है। तो अब फिर अब राणा शिव सिंह इकलौते मतलब कि मतलब भाई वो इनका कोई रियल नहीं था, और उनकी बहनें थी। टोटल उनकी जो बहनें जो मिलती है डॉक्यूमेंट में 11 बहनें थी उनकी। जो उनके जो राणा जो परदादा जी थे, उनके पिताजी और उनके 2 चाचा थे। तो दोनों जो चाचा थे उनकी लड़कियां ही हुई थी, लड़का नहीं हुआ था। जो मंझला भाई था राजकुमार निहाल सिंह वजीर, उनकी एक लड़की थी राजकुमारी सुशीला सेन। वो सुकेत के जो राज परिवार में जो राजकुमार कुंवर थे, जी। वो महल में सेटल है आजकल। वो महल में चले गए थे उस टाइम, जो कुल्लू के पास, वहाँ के कुंवर को वो सेट मैरिड थी। वो बड़ी थी तो उनका नाम भी टीका रखा हुआ था, क्योंकि लड़कियाँ पहले हो गई थी, 11 लड़कियाँ। तो राणा राजा तिलोक सिंह, उनके मंझले भाई राजकुमार निहाल सिंह, और तीसरे नंबर के भाई राजकुमार खजान सिंह, इनकी 3 लड़कियाँ थी। ये परेशान थी कि अभी 11 लड़कियाँ होगी, ऐसा क्या कारण है
तो फिर उन्होंने यज्ञ कराया, तो हमारे जो कुल पुरोहित थे उन्होंने बोला कि ऐसा है, जो बड़ी लड़की जो है, जो बीच वाले भाई की है, इनका नाम टीका रखो। टीका मतलब युवराज घोषित करो, इनसे दान दून कराओ, सोना चांदी उसका हम दान करते थे था। तो फिर उसके बाद मेरे दादाजी परदादाजी का जन्म हुआ था। 11 बहनों का एक भाई। हाँ जी। तो उसमें जो सगी बहनें थी, उसमें 2 बहनें जो थी राजकुमारी दुर्गा सिंह, वो जुब्बल के जो आखिरी राजा थे भगत चंद, उनके छोटे भाई राजकुमार ईश्वरी सिंह को थी। दूसरी बहन राजकुमारी सरस्वती देवी, वो राजकुमार किशन सिंह जुब्बल के तीसरे नंबर के राजकुमार को थी। और 2 बहनें जो थी राजकुमारी जयवंती और राजकुमारी तारिणी। ये 2 नाम थे उनके, मैं एक ही नाम था, एक और नाम था उनका अलग से। वो मैरिड थी। जो भगाट के जो आखिरी राजा थे उनसे पहले के राजा दुर्गा सिंह से पहले के सोलन के राजा, हाँ, जो राजा दलीप सिंह, उनके नाम पे स्कूल भी था, विक्टोरिया दलीप हाई स्कूल, शायद आज भी होगा। तो 2 वहाँ मैरिड थी। तो ऐसे ऐसे कुछ पुंछ राज परिवार में थी, कुछ किश्तवाड़ के राज परिवार में थी, कुछ भद्रवाह रियासत पड़ती थी कश्मीर में, वहाँ पे थी। तो ऐसे ऐसे मतलब काफ़ी फैमिली थी, काफी दूर दूर तक। हाँ, तो रिश्तेदारी थी, काफी दूर राज परिवार। रिश्तेदारी थी। ये भी आप- कुछ की फोटो मेरे पास है, उसकी मुझे जो रिश्तेदार जहाँ से उनसे कलेक्ट हुई है, उसकी नहीं मिल पाई। अब जब अभी लगेगा। आप बता रहे थे ना कि हाँ जी। आग लग गई थी हाँ जी, 53 में जो है बेड़े में आग लगी थी, षड्यंत्रकारी कुछ कत्ल के उन्होंने लगाई थी। उसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ जल के राख हो बहुत गया कुछ क्षति हुई उसमें। बहुत ज़्यादा। मतलब कि मेरे पास एक दस्तावेज है, उसमें जो मेरी सौतेली परदादी थी, धामी से थी, राजा दलीप सिंह जी की बुआ थी वो। तो उन्होंने बोला कि उनसे बोला था राजा दुर्गा सिंह जी को शायद कि आप हमें फ़ौरन हेल्प भेजें, यहाँ पे मेरे पति की गन के अलावा कुछ नहीं बचा, और द होल पैलेस हैड बीन कन्वर्टेड इनटू द हिल ऑफ ऐश, मतलब कि राख का पहाड़ बन चुका है। तो समझ सकते वो हैं सारा लकड़ी का होता होगा, पूरा लकड़ी का था कि राख का जो पहाड़ बना है। जैसे पहाड़- करकोटी में अभी रिसेंटली हुआ है, मैं 2-3 साल 4 साल करकोटी में वो ज़्यादा साल नहीं हुए। करकोटी का महल पूरा जल गया, पूरा लकड़ का 100 से ऊपर ज़्यादा कमरे, 150 कमरे से करकोटी। तो ऐश में कन्वर्ट हुआ, डॉक्यूमेंट सोना चांदी बड़ा भारी मतलब नुकसान हुआ। फिर भी उसके मतलब पेपर्स आते थे हमें जी। तो थोड़ा बहुत जो था वो बचा हुआ था। फिर वो तो पापा ने देखा है। तो पिताश्री ने। आगे आपका जैसे एक संघर्ष का इतिहास रहा, और कैसे देखिए, कैसे संघर्ष का ऐसा है कि मतलब जब तक मेरे पिताजी थे वो आर्मी में भी रहे, फौज में, ब्रिटिश फौज में भी थे वो। और उसके बाद फिर ये नहीं मुझे पता कितने साल आर्मी में रहे, लेकिन उसके बाद फिर जो है टीचर भी रहे वो, ग्राम प्रेसिडेंट भी रहे ग्राम पंचायत के। और जब मतलब मैं 3rd-4th में पढ़ता था, तो उस वक्त तक मुझे ऐसा लगता था कि मतलब एक तो बचपन होता है ना, तो उसको क्या मतलब कि राजपाट क्या होते हैं, जी बच्चे भी तो ऐसे भी राजपाट ही बचपन होता है, बचपन ठीक है ना। राजपाट। वो तो पता लगता है जब आदमी थोड़ा सा मेच्योरिटी में आता है ना, थोड़ा सा अपने जी। उसमें यंग एज में प्रवेश करता है, तब पता लगता है कि भाई अच्छा क्या है बुरा क्या है, ठीक है ना। तो हमें भी परिपास मिलता था भारत सरकार से, तो ठीक अपना चला हुआ था, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, नौकर चाकर बहुत है। तो हमें मतलब ऐसी मतलब लालन पालने से वजह से एक राजकुमार का होता है, इसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन 1970 के बाद जो है वो एक तो मेरी माता जी का देहांत हो गया बहुत छोटी उम्र, 32 साल की उम्र में। और 5 बहन भाई थे, और पिताजी बीमार लगे रहने। और जो कुछ हमारी जो ज़मीनें थी उसमें वो क्या करते हैं, लैंड सीलिंग एक्ट में में वो उसमें चली वो गई। निकल गया। तो थोड़ी बहुत जो थी तो उसमें वो कास्ट करने नौकर चाकर थे, मतलब कुछ तो चले गए रियासत मर्ज होने के बाद। कुछ लोग थे तो वो कोई किसने करनी है खेती बाड़ी का, है ना। तो फिर थोड़ा सा वो 1970 के बाद फिर जो है वो जो मैं बता रहा हूँ कि भाई जो हमारा अच्छा वक्त था, जो मैं 3rd-4th में था, वो वक्त है मेरे ख्याल 57 का मेरा बर्थ है। तो लगा रही आप 62-63 की बात हो रही है, 62-63 जो भी है, 4-5 साल जो भी है वो अच्छा मतलब उसमें मतलब हमने वो देखा है। जो देखा मतलब जो आज मैं महसूस कर रहा हूँ, वो बचपन में क्या पता लगता है कि अच्छा क्या बुरा क्या है। वो तो जब माँ बाप सबके होते सबको स्वर्ग होता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ का एहसास मुझे तब हुआ जब तो मुझे थोड़ा सा संघर्ष का समय मेरा आया।
तो माता जी की डेथ हो गई, तो गरीब पर हमारे बंद हो गए। जो है हमारी जो ग्रैंड मदर थी, दादी हमारी धामी जी थी, पापा की तो उनके भी आगे कोई औलाद नहीं थी, तो पापा ही ये सेवा करते थे, मतलब उनके बेटे थे। तो उसके बाद फिर वो माता जी के देहांत के बाद दादी का देहांत हो गया। दादी जी के देहांत के ठीक 6 महीने बाद पिताजी का देहांत हो गया 1973 में। तो 1972 दिसंबर में मैं दिल्ली चला गया था। तो वहाँ अब इतनी एजुकेशन तो नहीं थी कि कहीं में भी जाके नौकरी मिल जाती, ठीक है ना। तो वहीं जाके थोड़ा मेहनत की, थोड़ा प्राइवेट अपनी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की कि नौकरी करते रहे, पढ़ते रहे। और फिर 1974 में मैं सरकारी जॉब में आ गया दिल्ली में। दिल्ली में। एट द एज ऑफ 70। दिल्ली में। तो उसके बाद फिर समय मेरा थोड़ा ठीक आ गया। तो अब हम थोड़ा सा, अब सैलरी भी अच्छी लगी मिलने, मतलब उस टाइम 300-350 सैलरी बहुत होती थी उस जमाने में। हाँ, तो जब फिर मैं छुट्टी आता था, मैं बचपन था, मेरे 18 साल की उम्र थी, तो छुट्टी जब आता था मैं, तो जो भी हमारे कुछ जो शुभ चिंतक थे वो खुश होते थे कि भाई अब समय का अच्छा आ गया। और लड़के ने बड़ा संघर्ष किया, 4-5-6 साल का जो संघर्ष था, किसी गलत रास्ते भी नहीं गया, क्योंकि माँ बाप ना होने के बाद जो है ना, बच्चे भटक जाते हैं, कोई गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, कहीं कोई नशे में चला जाता है, या कोई गलत काम कर बैठता है, या कोई ऐसा मायूस हो जाता है कि हमारा समय अच्छा था और समय बुरा आ गया। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब अपनी जीवन लीला खत्म कर देते हैं। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी थी मेरे को, जब मैं घर छोड़ा था 1973 में, 72 दिसंबर में। तो जब मैं दिल्ली गया था, तो पिताजी से मिलने गया मैं उनके बेड में। उन दिनों मांग में बस कोई ट्रांसपोर्ट सुविधा थी नहीं, पैदल चलना पड़ता था 3-4 घंटे, ठीक है। तो उनके मैं रूम में गया, मैं इजाज़त ली, मैं पिताजी मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देखो ऐसा है, मैं तो अस्वस्थ हूँ, अब एक कहा कि मेरा बचना मुश्किल है। और अब इस खानदान की इज्जत अब तेरे हाथ में है। तो कहता है बुरा वक्त अच्छा वक्त जो है ये चलता रहता है, अगर दिन है तो रात भी है, रात होगी तो दिन भी आएगा, और सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। तो इससे घबराना मत, अपनी मेहनत की कमाई से आगे बढ़ना, और गरीबों की हमदर्दी करना। कोई अगर किसी की अगर मदद ना कर सके तो किसी को बुरा नहीं कहना, हो सके तो मदद करना जितनी हो सके, बिकॉज यू आर बिलोंग टू राजा खानदान। एक पिताजी ने कहा था कि अगर हम गलत काम, अब हमारे पर बुरा वक्त आ गया है, अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो सबसे पहले उंगली तुम्हारे ऊपर उठेगी कि ये राजा का लड़का है, इसने ये चोरी किया, इसने मर्डर किया, इसने ये काम किया। क्योंकि जो प्रजा है वो राजा के आदर्शों पे, उनके नक्शे कदम पे चलती है, ठीक है ना। तो कोई गलत काम मत करना, ठीक है, संघर्ष करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छा समय भी आएगा। और ये कहा कि मेरा समय अब जल्दी आ गया, मैं बचूंगा नहीं, ये गादी कह दिया मेरे मृत्यु होने की तुम्हारे को चिट्ठी आएगी, बस ये करना है, चोरी नहीं करना, ठगी नहीं करना, मेहनत की रोटी खाना, और इस खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथ में। वो दौर था मेरी जेब में, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, ना मैं किसी से कोई वो करता हूँ, अपना क्या बोलते हैं उसको, प्रतिस्पर्धा है किसी के, यार मेरे से बड़ा है, मैं छोटा क्यों रह गया है, तो बड़े हैं वो, एक सेटिस्फेक्शन है, बड़े सेटिस्फाइड मतलब कि मुझे संतोष धन, सबसे बड़ा धन यही माना जाता है कि संतोष है तो सब कुछ है। तो अब देखो, आदमी को रहने के लिए कमरा चाहिए ना, सोने के लिए। हाँ जी, अगर किसी का अगर 100 कमरे का महल भी है रहेगा तब तो ये कमरे रहेगा ना। अभी लता जी हॉस्पिटल जी थी, लता मंगेशकर की, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, संगीत जगत की क्वीन थी वो, हाँ, तो उनके वर्डिंग सुने आपने, लास्ट उनके वर्डिंग थे। आप तो पत्रकारिता में, मैं इन चीज़ों पर ध्यान सुनता हूँ। लता जी ने कहा था कि मेरे घर में जो है लाखों रुपए की साड़ियाँ पड़ी हुई हैं,
लेकिन आज मैं हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल के जो एक ग्रीन कपड़े पहने हुए इनमें मैं लिपटी हूँ। मेरे पास करोड़ों रुपए की महंगी से महंगी कारें हैं, लेकिन आज मैं व्हील चेयर पर बैठी हूँ, उस व्हील चेयर को दूसरा को धक्का दे रहा है एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए। और ऐसा कोई दुनिया को कोई होटल नहीं है 5 स्टार 7 स्टार जहाँ मैंने खाना नहीं खाया हो, लेकिन आज मैं एक डबल रोटी बड़ी मुश्किल से और जूस भी बड़ी मुश्किल से तो कहने का मतलब ये है कि अपने लिए तो हर इंसान जीता है, दूसरों के लिए जो जीता है ना वो इंसानियत है, ठीक है ना। अपने लिए तो जानवर भी अपना पेट भरते हैं। तो हमको मानव बनाया क्यों? भगवान ने मानव इसलिए बनाया, अपनी तरह उसको वेशभूषा दी, शकल दी, बुद्धि दी, अकल दी, सब कुछ दिया भगवान ने, ताकि तू अपना भला कर और दुनिया का भला कर, अच्छे कर्म कर। लेकिन इंसान करता क्या है? अभिमान में आ जाएगा, घमंड करेगा, एक दूसरे को नीचा दिखाएगा, अपने आप को बड़ा अहंकारी बन जाएगा, मैं वो हूँ। अरे किस बात का घमंड भाई? आप दुनिया में आए हो, इंजॉय करो, दूसरों को हंसता हो देखो, दूसरों को भी हंसाओ, दूसरों को रुलाओ मत, हंसाओ उसको भी, ठीक है ना। और किसी के मनोबल को मत तोड़ो, किसी के मनोबल को बढ़ाओ कि भाई अगर किसी के 2 पैसे की मदद अगर नहीं कर सकते हैं तो ये बोल दो कि मैं तेरे साथ हूँ, काहे घबराता हूँ, मैं हूँ ना। देखो उस आदमी के अंदर कितनी शक्ति आ जाएगी कि नहीं कोई मेरा है। उनको तो गारंटी अवार्ड में विनर है। मैंने जो है मैं सर्विस में था, सिविल में था मैं। कोल इंडिया जो कंपनी है भारत सरकार की, वो महारत्ना कंपनी है जिसका स्टेटस है, 7 लाख लोग काम करते हैं उसमें। अब तो खैर कम तो हो गया ना, तब क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं रिट्रेचमेंट हो गया, कितनी हो गई, कुछ रिटायर हो गए। अभी 3-3 लाख उसमें मैन पावर है। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम 7 लाख के करीब थे मैन पावर, ठीक है। तो उस कंपनी में मैंने काम किया है, वहाँ तक मैं कंपनी बाद में घोषित हुई हो कोल इंडिया, ठीक है। तो उसका एक मेरे साथ एक हादसा हुआ 1988 में, जब मेरा दिल, देखो मेरे को भगवान सब कुछ दिया मुझे, भगवान से। अब कोई बोलता है यार मैंने ये संघर्ष किया, भगवान भी यार सुनता नहीं है, कई लोग संघर्ष हो जाते हैं। तो मैंने जो संघर्ष किया 1971 में, मैं बंजार से आया, कुल्लू से बंजार जाना मेरा, मेरी एक बड़ी इच्छा थी। वहाँ थोड़ा मैंने बड़ा कष्ट झेला है 1970 जब मेरी माँ की डेथ हो गई ना। गए थे कुछ ग्रुप गया था, चलो थोड़ा सा देखते, ऊपर से बम गिर रहे थे, बम फेंकना है उन्होंने सलापड़ के पुल के ऊपर, और वो बम गिरा कहाँ, करसों की खड्ड में। अच्छा 1971 में जब बांग्लादेश जब बना, वो मेरे साथ बना, उस समय कुल्लू पंजाब में था। स्कूल छोड़ दिया था ना, छूट गया स्कूल, जब परिवार बंद हो गए, थोड़ा मम्मी की डेथ हो गई, पिताजी भी ऐसे बीमार रहने लग गए, काफ़ी संकट आया, मतलब जो है। पर भगवान को परीक्षा कर रहा मेरी, जो भी था, पर मैंने हार नहीं मानी ना। मैं गलत रास्ते पे गया, ना कोई चोरी की, ना ठगी की, मेहनत मजदूरी करी, जैसे भी हुआ जीना है, और जो वो जीना सिखाना है। तो मैं जब मैं रिटायर हुआ हूँ इस भारत में कंपनी से, तो उसमें मेरे जो बड़े सीनियर अधिकारी थे, उन्होंने मेरा रिकॉर्ड देखा ना, फाइल देखी मेरी, गैर सारी सर्विस की मैंने भाई साहब, 42 ईयर्स, काफ़ी लंबा, ठीक है। और कोई मतलब किसी ने उंगली तक नहीं खड़ी की कि भाई राणा साहब ने ऐसा कोई गलत काम किया कहीं, या कोई मतलब जो है कंपनी को नुकसान पहुँचाया, बिल्कुल एकदम पुलिस में भी रिटायर हुए। फिर उन्होंने मुझे कहा, मेरे जो ऑफिस में HOD थे, और भी राणा साहब सुंदर जी आप हमारे को थोड़ा 2 शब्द बोलिए हमारे को कुछ। लेकिन मैं क्या कहूँगा, मैं तो एक छोटा आदमी हूँ, आप HOD है, नहीं आपका जो हिस्ट्री है मतलब कोल इंडिया की, बहुत बड़ा योगदान है आपका। 18 साल की उम्र में लग गए थे और अब 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं। तो आप हमारी तो उम्र किसी की सिर्फ 25 साल है, किसी की 30 साल है, किसी की 20 साल है, किसी की 15 साल है, आपका अनुभव ज़्यादा है, आप हमारे को थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। तो मैंने ये कहा कि मैं तो क्या मार्गदर्शन करूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि समय सबसे बड़ा गुरु होता है, समय सबसे बड़ा प्रोफेसर है। तो जब आदमी के हाथ में कलम में जब ताकत आती है ना, जब आप अच्छी उसमें पोस्ट पे चले जाते हो, तो मैं कहा बुरा करने में 1 मिनट डर लगता है, ठीक है ना। और तो ये है कि अगर आपको भगवान ने शक्ति दी है, आपको पावर दी है, तो अच्छे कर्म करो, किसी को ऊपर उठाओ इस कलम के माध्यम से, किसी का भला करो, बुरा मत करो किसी का। लेकिन यही कहना चाहूँगा। बाकी मेरा 2 वक्त ऐसे ज़िंदगी में आते हैं कि जब आदमी सेवा निवृत्त होता है सर्विस से, तो वो चाहे मुँह से बोले चाहे ना बोले,
जो आपका साथी संगी साथी जिसने आपके साथ 20-25-30 साल गुजारे हैं उसको सब पता है आपके रिकॉर्ड के बारे में, कहाँ से गलत काम किया, कहाँ सही काम किया। और बोलेगा नहीं, वो तो ये बोलेगा बड़ा अच्छा काम किया भाई, आप विदा हो रहे हैं। लेकिन आपके अंदर जो बैठा हुआ ना, जो आपका जो हृदय में आत्मा है ना, वो जब आप रिटायर होंगे तो सारी पिक्चर आपके सामने आएगी कि तने कौन से वर्ष में किसी का तने नुकसान पहुंचाया, कहाँ तने रिश्वत खाई, कहाँ तने चोरी की, कहाँ तने ठगी की, वो आपके ध्यान में आएगा जरूर। और आपको चैन से जीने देगा वो चीज़। अगर आप निष्पक्ष से आपने अच्छा काम किया, पॉजिटिविटी रही है आपके अंदर, तो आप सुख से आराम से, आपको कोई डर नहीं रहेगा। तो अगर आपने 2 नंबर का कमाया होगा, कोई अवैध धन कमाया होगा, मान लिया आपने, कोठी बंगले बन गए, लेकिन वो जो अंदर डर बैठा होगा ना, वो आपको जीने नहीं देगा। अपनी आपकी अपनी मेहनत की कमाई है, ऐसे रहो। पुलिस में आने की खाने की 98 में जो मेरा मकान बना दिल्ली में, तो मेरे को स्टडी हुई, मेरे को मतलब दफ्तर से आ रहा था, यहाँ चाकू चोट लगे। हिप्स पे पेट में ये बात लग रही है। हाँ, उन्होंने लुटेरे अच्छा, लुटेरे उस दिन पे डे था ना, तो नया नहीं उस टाइम कॉलोनी बन रही थी, तो वैसे उजाड़ था, 20-25 मकान बने थे मेरे सेक्टर में। तो ये शॉर्टकट वे से में आ रहा था, मैंने कहा घूम के कौन जाए, कर्मेश तो, हाँ कर्मेश तो कोई होता। अब तो खैर चंडीगढ़ से बड़ी बन गई रोडी, जो चंडीगढ़ से बड़ी है नगर है वहाँ। हाँ जी, तो वो शॉर्टकट से में आ रहा था। तो हालांकि मेरी धर्मपत्नी कहा थी कि जैसे मत आएगा, मैं सुना कि यहाँ कुछ वो गैंग बड़ा मारता था, कई तो सर भी काटे हुए थे। वहाँ मेरे को वहाँ वो लुटेरों ने घेर लिया। 3 थे वो छोड़े बाद। तो वहाँ किस दिन बचाया जाता है, क्योंकि अपनी देवी देवताओं ने और अपने जो पूर्वज थे, पितर थे हमारे, उन्होंने बचाया। लेकिन 3 छोरेबाज के साथ आप हमला कर, मतलब मुकाबला कर सकते, आप बच सकते हो। तो उनसे मैंने फाइटिंग करी, एक उधर फेंका, एक उधर फेंका, फिर वो भागा, फिर नंगे पैर में जूता खुल के पैर में कांटे घुस गए, कपड़े फट गए, ये सारा यहाँ ये लहूलुहान सारा पूरा, ये यहाँ थाई पे चाकू मारा। बस फिर उसके बाद जो वो मेरा बैग लेके, मतलब बैग नहीं छोड़ा मैंने, तो उन्होंने फिर बोला कि इसका पेट फाड़ दो। अच्छा, तो मुझे नहीं था पता कि इनके पास चाकू भी है। लेकिन जैसे उन्होंने वो चाकू, जैसे मुझे भिड़ रहा था ना, जैसे उन्होंने चाकू मारा था ना पेट में, तो वो चाकू लगा मेरा यहाँ पैक पे, यहाँ पे, तो गर्म खून था, पता नहीं लगा। जैसे वो लगे कि पेट फाड़ दो उसका, तो फिर मैं वो मुट्ठी ढीली करती, मैंने बैग छाप दिया। उसमें मेरे को 800-900 रुपये थे, वो कुछ डॉक्यूमेंट थे मेरे मकान के, नया मकान बड़ा था ना, इस करके मैंने छोड़ा नहीं वो। तो जब उन्होंने चाकू मारा, फिर मैं वो मुट्ठी ढीली करती, फिर वो बैग को लेकर 2 तो भागे, एक भागा साइकिल पे, बड़ा खुला ग्राउंड था, तो उसका पीछा करते करते मैं वो आधा किलोमीटर के करीब था, ये तो वहाँ सुना है पलटिया तो छूट गया, वो नीचे घुस गया उसमें सिग्नल लाइन में, ड्रेनेज में, नाले में। फिर वो भीड़ इकट्ठी हो गई, बड़ा भाई ट्रेन दिल्ली का था तो पता ही है, बड़ा भाई ट्रेन इकट्ठा हो गया। फिर मेरा एक पड़ोसी था, जो उसने देखा, वो था वहाँ खड़ा, उसने देखा कि क्या हो गया, उसने फिर जाके घर में खबर करी, हमारी जो थी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उनको बुलाया, तो पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस आई। तो पुलिस ने फिर जो है वो तो अंदर घुसा हुआ था, तो वो पब्लिक उसको पत्थर मारिए बाहर निकालने के लिए कि भाई इसको, मैं कहा बाहर मत निकालो उसको, वो उस नाले को ब्लॉक करो, उस से भाग जाएगा। वो मेन गुंडा हुई था जिसने चाकू मारा, उसको नाले को बंद करो। तो वो उसको ब्लॉक कराया मैंने उसी हालत में, ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद फिर जो है पुलिस को फ़ोन किया, फिर जब पुलिस आई तो पुलिस फिर उसको अंदर से खींचा, इसको मारा मोरा उसको, मैं कहा इसको मारो मारो। फिर चाकू कहाँ है, तब नहीं मेरे पास नहीं। फिर अंदर से 2 छोड़ा चाकू लोग रुमान, तो पुलिस हक्की बक्की होगी, भाई ऐसा भी इतना तो रिस्क हमारा पुलिस का जवान नहीं लेता है, वो रिस्क आपने लिया, ऐसे तो लगा उन्होंने, पैसे देते भाग सकते थे। तो जैसे उन्होंने मतलब मेरे को अटैक किया ना, वैसे मैंने अपने कुल देवता का अपने बंड उड़ दिया, वरना मेरे मुँह से निकला, तो उसे भिड़ रहा था मैं, वो माता मेरी नैना देवी कि ही माँ हे देव बंड उड़, मेरी रक्षा करना, और मैं कहीं पकड़े जाए। उसके बाद मेरे को इतनी शक्ति आई ना, कोई 20 आदमी के बराबर, तुम कहीं भागे ना, फिर तब उनका पीछा गया, तब पकड़े फिर मैंने, तुम्हारा बहुत 2 तो भाग गए बैग लेकर के। तो मेरे को ले गए हॉस्पिटल में, वहाँ जा करके फिर वो एडमिट कर दिया। फिर दूसरे दिन फिर जो है उनको पकड़ लिया, बैग में बरामद हो गया, कागज सब कुछ मिल गया, सब पैसा भी था वो भी मिल गया। काफी हो गई। और फिर जो है वो दफ्तर वालों को पता नहीं, वो आया समाचार पत्र में, ये इंडियन एक्सप्रेस में, संध्या टाइम्स हमारे निकलता है हिंदी में, दिल्ली में, हाँ उसमें
उसमें दफ्तर ने पढ़ा भाई ये तो सुरेंद्र सिंह नाम है भाई, हमारा एम्प्लॉय है। फिर वो बॉस हमारे घर पे पहुँचे आकर क्या बोला इस तरह से, बच की जान बच गई। फिर मेरे जो HOD थे चीफ जनरल मैनेजर मिस्टर जेठी, उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया हेडक्वार्टर को कि भाई इन्होंने इतना बड़ा बाजरी का काम किया है, इनको जो अवार्ड दिया जाए। तो मेरे को फिर डिपार्टमेंट से अवार्ड मिला, तो ब्रेवरी अवार्ड होता है, कैश अवार्ड मिला, सर्टिफिकेट मिला। और फिर जो वहाँ की जो एसोसिएशन थी उन्होंने फिर वो वहाँ के MP को और गवर्नर को लिखा, राज्यपाल हमारे भाई हैं तो उसकी अभी नई नई करोड़ी बनी यहाँ पर जो है लॉ नेशन ठीक नहीं हुई और यहाँ गुंडागर्दी होती है। ऐसे जो 2-3 आज से पहले हो चुके हैं, वो लोगों को पकड़ लिया गया है, इन्होंने पकड़ा है, पहले उन्होंने कई कांड किए थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने रिकमेंड करके फिर मेरे को जो है दिल्ली पुलिस से मेरे को स्पेशल पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया उनको। अच्छा हाँ, और मेरे को ड्यूटी दी मेरे को सेक्टर 3-4 का है, मेरे को कोई थाना होता है उसमें थोड़ी थाना नहीं होता। तो उस टाइम पुलिस कमिश्नर होते थे दिल्ली के राजा विजय कर्ण। हाँ खैर उनसे मेरा इतना परिचय नहीं था उनसे, लेकिन वो थे पुलिस कमिश्नर। और किरण बेदी ये देश की पहली प्रथम IPS महिला, ये उसमें थी, मतलब 2nd-3rd पोजीशन में थी पुलिस में। उनके साथ हमने जो है काम किया हुआ है। और जो हमारे DCP थे अशोक बिहार के, उनके साथ में पूरा कोर्ट हम बिल्कुल ड्यूटी की करो, क्या हमको ड्यूटी की नहीं है, जनता की सेवा करो, तो वो भी हमने किया। अपना जो सिविल ड्यूटी वो भी करी, और उसमें भी काम किया। शाम को मैं 5 बजे आया था, अपने 7-8 बजे खाना ना खाया, उसके बाद आया जैन सर चलिए दादा जीप में चलो, वहाँ का छापे डालने कुछ डालना, सारे काम कर लिए। सब ईश्वर की कृपा रही। बस मैं तो ये कहता हूँ कि बस आज भगवान स्वस्थ रखे और कर्म अपने ठीक रहे का, ये सब कर्मों की खेती है। जो मांगल का थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, जो सड़क मार्ग जो आज है जी, वो कब वहाँ से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ क्षेत्र? सड़क मार्ग जो है जी, मतलब जब मैं शायद 3rd-4th में था, सड़क तो तब बन गई थी, मतलब सन लोग GP पर रोड कुछ बन गया था, तो मेरे को याद है। और हमारे दरबार तक बेट तक बन गया, रोड बन गई थी। लेकिन उसके बाद किसी ने इसके ऊपर गौर नहीं किया। वो उस जमाने में PWD मिनिस्टर होते थे, मिनिस्टर शायद आपको नाम याद होगा, दौलतराम संख्यान, बिलासपुर के थे वो। तो वो भी उनका भी एक बार वहाँ प्रोग्राम हुआ था, लेकिन उसके बाद किसी ने फिर गौर किया नहीं। फिर वो सड़क जो टूटती फूटती चली गई, फिर किसी ने गौर नहीं किया। इन 1987-86 में जब मैं आपको बताई ना कहानी की, जब हमारे राजा साहब वीरभद्र जी वहाँ के CM बने, हिमाचल CM बने, तो इनसे मेरा परिचय तो दिल्ली में हो गया था, जब दिल्ली में थे मंत्री थे। उसके बाद CM बन गए, तो उसके बाद फिर मैंने मौका जो है संभाला। तो इनको फिर वाकिफ तो थे वाकई समस्याओं से राजा साहब, फिर इन्होंने वहाँ पर जो है रोड जो है पहुँचवाया। और पहली बस लगी शिमला टू कंदर, बढ़ते जाती थी बस। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का ही इनका मैं बड़ा आभारी हूँ। वीरभद्र सिंह से मैं तो कहता हूँ कि ये तो सबकी सुनते थे, गरीब की सुनते थे, अमीर की सुनते थे, छोटे की, इनकी आवाज़ कोई भेदभाव नहीं था। ये सिर्फ बस सेवा भाव के अंदर था कि सबको न्याय मिले, सबको जो है सुख मिले। तो वहाँ का जो सड़क मार्ग है राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। जो वहाँ के स्कूल अपग्रेड हुए, आज हमारा स्कूल जो है अब जाते जाते जो भी हम विधायक थे आगे ना अर्की से राजा साहब जी 2007। हाँ, तो उत्कृष्ट महाविद्यालय का दर्जा दिया हुआ है, उत्कृष्ट विद्यालय, हाँ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगल उत्कृष्ट विद्यालय, ठीक है। तो पहले मिडिल हुआ करता था, फिर उन्होंने हाई किया। तो आप उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं? मैं उसी स्कूल से पढ़ा हूँ, उसी स्कूल से पढ़ा हूँ, हाँ, मंगल स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। और फिर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, घर घर में बिजली पहुँची। कई जगह था वहाँ पेयजल की बड़ी समस्या थी, ठीक है। दूर से तो कई 2-2 किलोमीटर से पानी लोग लाते थे घड़े में भर करके। तो वहाँ घर घर में लोगों के घर नीचे थे, वो जमीन के ऊपर थी, पहाड़ों पे 2 ब्रिज को बोलते हैं, यहाँ दगवाड़ बोलते हैं। जमीन के ऊपर थी। थे राजा साहब से मैंने कहा महाराज ऐसा है कि लोगों की घर तो नीचे है, समतल में नाले में, समतल में नीचे, और जमीन ने ऊपर पहाड़ पे। एक ही फसल ले पाते हैं गर्मियों में। वो बारिश का पानी फिल्टर किया या दूर से ले आए, जो ला सकता था दूर से लिया, जो नहीं लगता जरा वो बारिश का पानी से अपना गुजारा करें, जल्दी उसको फिल्टर करके। तो मैं फिर बड़ी बार फिर सोडा पियाना है पड़ता के ऊपर कहीं साइड सोडा पियाना, वहाँ से वो पानी लिफ्ट हुआ है मांगल के लिए।
पीने का पानी, फिर धार को हाइट में सब जगह नल लगे हैं पानी के और बिजली है। अब लोग बात तो कुछ लोग तो ऐसे 12 महीने पहाड़ के ऊपर रहते हैं, नीचे घर नहीं आते हैं, ऐसे मिलने जुलने आते हैं, कोई फंक्शन हो जमीन वहाँ माल पशु वहाँ है, अपनी खेती बाड़ी करते हैं। जब आप अपनी मन को बता भी रहे थे, इससे पहले बात कर रहे थे जी जी, तो जब मतलब आपने वो स्लिप दी अंदर हाँ अपने नाम की हाँ। राणा सुरेश जी और सुरेंद्र जी जी। और मांग, और जब वो जयपुर के जैसलमेर जैसलमेर महाराजा को छोड़ रहे हैं, हाँ। तो जब आप मिले राजा साहब से हाँ। पहली बार हाँ। वीरभद्र जी से, आत्मीयता क्या का क्या कैसे- कैसा अनुभव अनुभव, कैसा आपका मेरे को अनुभव ऐसा हुआ कि मुझे मेरे जो है पिता मिल गए, जो इतना उन्होंने मेरे को प्यार दिया, जिस ढंग से ऐसे ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे मेरी बातें, मेरा जो मतलब जो उस दौरान का जो मेरा जो संघर्ष का जो पीरियड था ना, वो जो पूछते गया ना वो, तो मैं बताता गया, ऐसे सुनते रहे। वो साथ में बैठे हुए थे माननीय आनंद शर्मा जी, वो देख रहे थे कौन है, किसी राजा बात कर रहे हैं, वो मैं तो बच्चा ही था, थोड़ी छोटी उम्र थी मेरी, ऐसे देख करते मैं बोलता क्या कहता है आर यू मैरिड, राजा पूछे, मैं कहा जी मैं मैरिड हूँ। तो कहता सर्विस आपकी रेगुलर बताओ, रेगुलर मैं मैं रेगुलर हूँ, कहीं नहीं बताओ नहीं। उस टाइम बसंत साठे होते थे पुराने लीडर, वो होते थे कोयला मंत्री बसंत साठे, कोयला मंत्री तो बाद था मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड माइंस, ये होती थी पहले, कोयला मंत्री बना कोल एंड एनर्जी, फिर अब तो कोयला मिनिस्ट्री लग बन गई है ना, कोई बहुत अलग बात है जी। तो जरा सा पूछे कि नहीं मैं बात करता हूँ, अगर आप रेगुलराइज नहीं है तो मैं मिशन साठे से बात करूँगा। देखो इतनी उनके अंदर मतलब दया भाव कि भाई जिस बच्चे ने संघर्ष किया है वो सभी लोगों पे था, मैं परिवार में रेगुलर हूँ, मैं रेगुलर सर्विस में रेगुलर है। आर्मी मैरिड लगा जी, मैं कहाँ से, मेरे बिलासपुर से, उनके साथ बिलासपुर कहाँ से, मेरे जी चंदेल वाइफ है। तो आप एक काम करो राणा साहब, रानी साहब को ट्रेनिंग कराओ टीचिंग की, और मैं उनको मांगल में टीचर ट्रेनिंग कराओ, और ट्रेनिंग करेंगे फिर मांगल में उनको मैं टीचर। तो फिर यहाँ तक कौन कहता है, ये बात है 1983 नहीं 83-84 का मिनिस्ट्री मिनिस्टर थे। तो उसके बाद फिर कुछ ये बन गए, फिर आते थे उनके पास पुलिस जाता है, स्कूल का पुलिस कराओ, इलेक्ट्रिफिकेशन है, रोड है, ऐसा इसमें चले जाता। तो वहाँ पर ना वो विद्या स्टोक से एक बार वहाँ विद्या स्टोक बैठी लॉ में बाहर ना, नेगी होती है सिस्टम स्पीकर, ये मतलब विधानसभा की इस तरह हम नेगी में अभी ध्यान रखो। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इनकी कोठी होती थी, तो उसी में इन्होंने रखा हुआ था गेस्ट हाउस, उसमें ठहरते थे, जो उनकी कोठी है ना साहब की, उसको गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर, मुझे गेस्ट हाउस कन्वर्ट कर दिया उसको, उसमें ठहरते थे। तो जैसे मैं गया और हम सब कैसे, मैंने आशीर्वाद और क्या बात है, मेरी ये समस्या है, स्कूल में उसको जो पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, शिमला पढ़ रहे हैं, बिलासपुर पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चे वगैरह बच्चों 8वीं तक पढ़ते हैं बेचारे, फिर अपने वही गाँव में खेती बाड़ी करते हैं, नहीं गुजरी कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरा स्कूल नोट करते गए गोयल नोट करो, और बोलना समझ की सड़क का बिजली पानी का ये ऐसे वो जो ऐसे चल रहे लॉन में ऐसे घूम रहे हैं ना, ऐसे लॉन में कंधे में हाथ रखा हुआ है सामने से, जैसे अपना बच्चा नहीं होता जैसे, अच्छा अच्छा। और बोल रहा साहब, और बोल रहे जी ड्रिंकिंग वाटर, और बोल रहे जी इलेक्ट्रिसिटी का सारा ऐसे, मैं तो उनको बड़ा भारी हूँ जी। तो उसके बाद वो देख रहे हूँ नीचे साहब गेस्ट हो, ये है कौन, हरा सा से घूम रहे हैं, इसको लेकर कंधे आ रखा, पूछ रहे हैं और समस्या क्या, और समस्या क्या है, लग गया हूँ। तो मैं तो उनका बड़ा भारी हूँ, जो भी कुछ मतलब मांगल में जो डेवलपमेंट हुई है, वो पहले मुख्यमंत्री थे तो मांगल पहुँचे हैं, पहले मुख्यमंत्री ट्राइबल में आप मांगल गए, जिस टाइम वो मांगल पहुँचे गया ना, कोई जो मेरे को स्टैबिंग हो गई थी, उन्हीं दौरान मांगल आए थे, उस टाइम उनका टूर प्रोग्राम बन गया था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी एक विजिट कीजिए महाराज आप, क्योंकि जो आपकी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी मंडी उसके साथ मांगल लगती है, तो जो मांग पार के लोग जो उनको शिमला आने के लिए जो झूले से क्रॉस करते हैं और वहाँ मांगल से बैठते हैं, वो शिमला पहुँच जाते हैं, उनको भी बहुत फैसिलिटी हो गई है ट्रांसपोर्ट की, तो बहुत सुविधा होगी। मुझे आपका आभार जताना चाहते हैं, और आप आइए, वो वहाँ की जनता भी आएगी, मांगल की तो मैं कहा ही है,
आपने बड़े भाई कृपा की हमारे पर, हम तो बड़े भाई कटे हुए थे मेरे डिस्ट्रिक्ट से। तो फिर वहाँ आए थे, मैं नहीं आ पाया था, मेरे को तो मैं तो बीमार था। फिर कुछ ऊपर से थोड़ा सा भलक गांव आता है, वहाँ से थी बस, वहाँ से थोड़ा सा मेरे घर तक कोई ये मुश्किल से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हाँ, जहाँ पर वो स्टेज लगा हुआ था उनका जो भाषण हुआ था ना, ऊपर से वो सारी गाड़ियों का काफिला मारा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, PWD, फॉरेस्ट वाले, रेवेन्यू वाले, सारे महकमे कम से 20-25 गाड़ियाँ गई धनाधन पहाड़ों में, बार बार पहाड़ लगे गुजरे हुए, और लोग हक्के बक्के भी क्या हो गया है गाँव के लोग हक्के बक्के। जब वहाँ पहुँचे तो वो कोशिश करने गया ना, पर वो प्रधान ऊपर से वो पैदल ही आए हमारे बेड़े तक। डंगे डुंगे लगे हुए ना, प्राचीन काल में हमारे बेड़े ना, बेड़े वाले तो खत्म हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा जो दीवार है ना, जैसे डंगे लगे हुए खड़ से ऊपर को, तो वहाँ से जब मुझे तो बोला था भाई मिस्टर जमींदार ये किसका घर है, ये राष्ट्रवाद मान्यता है। ओह अच्छा, उनका घर है भाई। वो जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ तभी वो पहुँच जाते हैं कि वहाँ स्कूल की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। अरे यार आप लोग क्या करते हैं इतने सालों तक, जबकि ये इलाका बिल्कुल बिलासपुर से बिल्कुल कनेक्टेड है, ज़्यादा फर्क नहीं है, तो कैसे इलाका बैकवर्ड रह गया, क्या किया आप लोगों ने? ये तो उन्हीं के कहने से मैं आया हूँ, उन्होंने रिक्वेस्ट करके वहाँ ये समस्या है, ये स्कूल अपग्रेड कराया, ये बिजली का, पानी का, सड़क का। कहता है ही इज नॉट MLA, इज नॉट MP, ही इज नॉट ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट, वो तो नौकरी कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तभी उनको इस इलाके के बारे में इतनी हमदर्दी है, उतना मतलब उनको प्यार लगाव है। तो आप लोग यार, आप लोग तो इलेक्टेड है, प्रधान है, आप क्या किया आप लोगों ने? लिया उनका रिमांड। फिर जब वो दिल्ली आया उसके बाद 15 दिन के बाद मैं ठीक हो गया, मैं थैंक्स करने गया राणा साहब, आप नहीं थे, मेरे हमारा ऐसा हादसा हो गया, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं नहीं पहुँच सका। तो क्या हो गया, नहीं ऐसा हो गया। कहता है भाई आप अपनी आंखें खोलो राणा साहब, वो जो जितने भी वहाँ पर बिल्डिंग्स बनी है, चाहे सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, सारी मेहनत की, जो उन्होंने जजमेंट कर लिया ना, वो पूछा होगा रेवेन्यू वालों को, ये सारी जगह आपकी तवज्जो रखी है, आपने आंखें बंद कर रखी, मैं क्या करूँ? मैं छोटी उम्र थी, मैं मेरे पापा की डेथ हो गई, मेरी डेथ हो गई, इसमें रहे कोई था नहीं, कोई देख रेख करने वाला कि क्या है क्या नहीं, जिसका हाथ लगा मनमानी करी नहीं, आप थोड़ा सा ख्याल रखो। तो इतना ध्यान रखते थे वो राणा साहब, सिर्फ मेरा ही नहीं, आपने देखा होगा यहाँ डॉक्टर बनी है राघुवाड़ से एक लड़की, पता है भाई, वो सुना है मैंने। हाँ, उसने उसकी आंखों में आंसू थे, बड़ी कोरोना काल की बात है, जो स्वर्गवास हुआ राजा साहब है ना, तो लड़की रोई, उसने बोला कि मैं इंटरव्यू लेने गया था। हाँ देखो, वो ऐसा नहीं कि किसी के राज परिवार को ज्यादा अहमियत देते, सबको एक समान निगाह से देखते थे। उसके पास हमने भी अनुभव लिया है जी। पहली बार जब उनसे मिला था जी, और अपने पंचायत की किसी एक समस्या को लेकर गए, हमारे बिहार क्षेत्र से हमारे समाज सेवी भी हैं राजेंद्र ठाकुर जी, उनके माध्यम से हमने अपने पंचायत में एक हॉस्पिटल की डिमांड रखी थी कि यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिया जाए। तो राजा साहब ने उसी समय उसको अपनी परमिशन भी दी और बड़े कम समय के अंदर उसकी नोटिफिकेशन भी करवाई, और आज उनकी कृपा से गांव में हमारे बहुत पूरा स्टाफ बैठ रहा है। मैं आपको बताऊँ योगेशी, मैं बीच में आपको अभी भी मेरा बस यही मेरा एक ध्येय है कि हाँ अपनी कोई इंसाफ मिले, किसके साथ गैर इंसाफी ना हो। अभी भी वहाँ कुछ लोग हैं जिन पर JP सीमेंट पदार्थ लगा हुआ, चले गए दूसरी कंपनी में, तो कुछ लोग ऐसे बेचारे जिनकी जमीनें भी चली गई, वो ट्रक लगाए हुए थे वो भी फर्नीचर उठा के ले गए। ठीक है, अब तो बेचारे वैसे हो गए कि भाई अब जो कुछ जो जमीन थोड़ी बहुत और होनी थी, मतलब एक्वायर होनी थी, कुछ तो डेंजर जोन में वो एक्वायर अभी हुई नहीं है, तो अब बेचारे हो रहे हैं कि राणा साहब हमारी जमीन पे। मैं कहा जब मैं तुम्हारे को बोलता जब राणा साहब CM थे तो किसी ने मेरी सुनी नहीं। मैं कहा तो आप शिमला पहुँचो, हम राणा साहब से विनती करेंगे, ठीक है ना। और वो अपने लेवल पे अगर हाई कोर्ट में भी केस होगा तो हाई कोर्ट को भी मतलब जो है अपने एक प्रस्ताव पारित करके वो मतलब जो है हाई कोर्ट से भी मतलब सरकार मतलब जो है अपना प्रस्ताव रख सकती है भी ऐसी डेंजर जोन है, ठीक है।
तो उसके पे कुछ ना कुछ गौर करेगा, हाई कोर्ट भी गौर करेगा। तो आप लोग आओ सही, वहाँ इकट्ठे तो आओ, 20-25 लोग तो आओ दिल्ली से। मैं दिल्ली से आने को तैयार हूँ, मैं ड्यूटी से छुट्टी ले लूँगा, आओ। लेकिन अभी मेरा प्रश्न अभी क्या किया, अभी मैं दिल्ली से एक लेटर ड्राफ्ट करके वो लोग रो रहे हैं कि क्या करें, कहाँ करें, लैंड पार हो रही है। हाँ जी, कई ने 20-25 कमरे डाल दिए नीचे, ये भी एक्वायर हो गया, वैसे बढ़ा दिया ना, ये भी इसका मुआवजा मिलेगा। मुआवजा का खाने में ना कंपनी चलेगी, दूसरी कंपनी आ गई, जमीनें चली गई, ट्रक जो चलते नहीं वहाँ पे, जो उनको इतना प्रॉफिट होना चाहिए ना, वो उतना मिलता नहीं। एरिया पे प्लांट है ना, तो मेंटेनेंस अब क्या किया मैंने, वहाँ से एक लेटर ड्राफ्ट करके मैंने ऐसा करो, हस्ताक्षर करके सब लोग वहाँ के लोग सब मिलकर साइन करो कि हम जो है डेंजर जोन में है, ऊपर ब्लास्टिंग होती है, तो हमारे घरों में जो है वाइब्रेशन होती है, घरों में दरारें आ गई हैं, और सिंगल हमारा रोड है, माइनिंग के लिए से हमारा रोड गुजरता है। कई बार तो रोड बंद हो जाता है, 2 दिन रोड बंद हो जाता है बरसातों में। एक चीज पूछने वाले, जैसे मैं रोपड़ वाला रास्ता है 4 लेन बिलासपुर से बघेरी सीमेंट प्लांट जो नीचे आता है, वो वही वाला प्लांट है? नहीं, बागा तो हाइट पे है, बागा सीमेंट प्लांट। तो जो ये अल्ट्राटेक का दिखता है, अल्ट्राटेक का वही, जब हम यहाँ से जाते हैं ना वो बिलासपुर नीचे से, वो उसका है, एसीसी का है, वो तो अल्ट्राटेक एरिया है, वो बिलासपुर पड़ता है। अच्छा, सलापड़ के पास है वो। दूसरा नहीं हमारा एसीसी नहीं बोल रहा हूँ मैं, रोडा नहीं। जब हम यहाँ से 4 लेन से निकलते हैं ना रोपड़ के पास, जब हम पहुँचने वाले होते हैं कीर्तपुर के पास, वो बघेरी, बघेरी वो तो उसका वो है, वहाँ पर सीमेंट जो क्लिंकर जाता है ना, कच्चा माल जाता है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो जाता है वहाँ। तो ये बघेरी वाला एरिया भी हम मतलब आप वही है बागा बघेरी वाला एरिया? ना बघेरी तो कितना पड़ गया, पंजाब में, पंजाब में पंजाब में, वो पंजाब में, वो वहाँ पर उनका प्लांट है ना, वहाँ पे ग्राइंड होता होगा ना, ये क्लिंकर, वहाँ सीमेंट बनता है। तो आप दिल्ली जॉब किया आपने, तो कभी आप ऐसा मन नहीं हुआ यहाँ भी पॉलिटिक्स में? राजा साहब ने कभी बोला हो? नहीं, राजा साहब को मैं बताऊँ, जब मेरी सर्विस 5-6 साल रह गई थी, तो मैंने राजा साहब से निवेदन किया था कि मैं आपके आशीर्वाद के, आपके मतलब आशीर्वाद के तहत मैं कुछ जनता की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद है। तो राजा साहब मुझे ये कहा था कि राणा साहब अभी आपकी सर्विस जो है अभी 7-8 साल बाकी है, तो सर्विस पूरी कर लो, जो भी आपके बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल जाएँ, उसके बाद आपको हम मौका देंगे। ठीक है, मैंने कहा था, मेरी बड़ी इच्छा थी। तो इच्छा ही थी कि मैं मतलब जो है, मैं नेता बनूँ, विधायक MP बनूँ, ऐसा नहीं, फिर मेरे को कोई ऐसा मंच मिल जाए कि वो जनता की आवाज़ उठा करके मैं सरकार तक पहुँचाऊँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं, अभी भी मैं बोला बब्बू जी को, प्रतिभाषी जी को, 2 साल पहले मैं कही अब आप कांग्रेस अध्यक्ष बन गई हैं। अवस्थी जी को बोला मैंने, अवस्थी जी बोलते हैं कि जी रानी साहब जो है वो अध्यक्ष हैं, उनके पास पावर है, मैं तो आपको सिर्फ ब्लॉक लेवल का बना सकता हूँ, तो आप दिल्ली के साथ रहे, आप हमें सेक्रेटरी की जॉब की, आप प्रेसिडेंट, मैं प्रेसिडेंट रहा दिल्ली में इंटर का, कोल यूनियन का, राष्ट्रीय कोल मजदूर संघ का, मैं उसका प्रेसिडेंट भी था। तो बोला आप दिल्ली में रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि आपको मैं ब्लॉक लेवल की पोस्ट दूँ, आप रानी साहब से अध्यक्ष हैं, उनको संभाल करो, वो आपको सर डिस्ट्रिक्ट लेवल की या स्टेट लेवल की तो पोस्ट आपको दे देंगे, तो आपको काम मिल जाएगा। तो उसी में बात करें, तो मैं बोला कि राणा साहब इस संगठन के चुनाव हो रहे हैं, अभी कुछ ऐसा कुछ होगा, हाँ, तो उसके बाद आपको फिर हम एक प्रपोजल रखेंगे। आपको इच्छा मेरी है, मेरा मन भी करता है कि मैं सेवा करूँ, तो देखो मंच मिले कोई, लेकिन अब क्या करें, अब तो नहीं, अब बीजेपी पे, बीजेपी में फटाफट ले लेंगे, बीजेपी में चाहूँ ना, लेकिन मेरी विचारधारा नहीं मिलती है। बीजेपी वाले मेरे कुछ दुश्मन थोड़ी, मेरे अपने ही हैं, लेकिन मेरी विचारधारा कांग्रेस से है, ठीक है ना। अब कई तो ऐसे होते हैं भाई जहाँ स्वार्थ देखा वहाँ निकल गया, मैं वो वैसे नहीं हूँ ना। हाँ, कहीं अगर मेरी अवहेलना होती है, मेरी प्रतिष्ठा का कोई दाग लगता है, तो फिर बस वो बात अलग है कि मैं वो अपना रास्ता अलग कर लूँ, लेकिन अभी मेरी जो पूरी निष्ठा है वो कांग्रेस के प्रति। ये भी राजा साहब के साथ जब आप आए थे, वो उनकी तरफ से मतलब जब आप मैं से आपका ज़्यादा झुकाव हुआ है यार कांग्रेस पार्टी पर, जब दिल्ली मिले? मैं आपको बताऊँ, मैं जो अभी मैं 27 तारीख को आया, तो 28 को तो प्रियंका जी आई थी, मैं तो फ़ोन किया था रानी साहब को, अच्छा, कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, मेरे को बताइए कहाँ कहाँ आपका प्रोग्राम है, विक्रमादित्य जी कहाँ कहाँ हैं, तो थोड़ा मैं भी जनता में जाऊँगा उनकी सपोर्ट के लिए। तो बोला था मैंने, तो जब मैं पहुँचा वहाँ तो पता लगा कि भाई प्रियंका जी आ रही है 28 को, तो फिर वहाँ पर मैं तो अपने ऐसे गांव में जो हमारी सैन बरादरी है वहाँ तो मैं कोशिश कर ही रहा था कि भाई ठीक है, विक्रमादित्य जी को अच्छे मतलब जो है यंग है, काम भी कर रहे हैं, तो उनको समर्थन उनको समर्थन मिलता है थे। तो फिर वो सुनी जो है प्रियंका जी आई थी रैली में, तो उसमें नहीं शामिल हूँ, मैं जाम में फंस गया, क्या बताऊँ, कहीं जाम में फंस गया मैं। फिर वो तो वहाँ पर सिक्योरिटी वाला टाइट होती है, फिर मैं फ़ोन किया मैं
रानी साहब कहते हैं मैं तो आ गई हूँ और मैं मीटिंग में हूँ। तो मैंने चलो ठीक है। फिर उसके बाद फिर जब रैली वैली चली गई तो फिर मैं फ़ोन किया तो उनके स्टाफ को, उन्होंने बोला जी अब तो निकल गए जिंजाली के लिए। तो मैं कहा बबू जी मैं तो आया था, मैं तो 2 दिन से यहाँ इंतजार कर रहा था लेकिन नहीं भेंट हो पाई। फिर नीचे चले गए सोनलाल जी एक अपने कांग्रेसी हाँ तो हमारे कुछ सैन्य बरादरी के लोग थे वहाँ, उन्होंने उनसे मेरी बातचीत हुई, उपचार बड़ा रिकॉर्ड किया। तो बोला जी सोनलाल जी भी कहते हैं। मैं कहा मैं तो कभी इनको देखा नहीं क्या। और उनका होटल है वहाँ थी वो मीटिंग, रानी साहब मीटिंग वहाँ थी, होटल है उनका। मैं रहा किसी और जगह में फंसा रहा जाम में, वो मीटिंग वहाँ थी सोनलाल जी के उसमें होटल में। तो सोनलाल जी बोला कहता आप फ़ोन करते, मैं फ़ोन किसको करता हूँ। अब इतने बिजी थे, इतना हजूम इकट्ठा हो रखा, पब्लिक इकट्ठी होती है, तो हमने जान बचा मैं तो यही थी जो मीटिंग। उसके बाद चले गए थे वहाँ जो पार्क था वहाँ रैली में ना, तो मैं उसी पर्पज से आया हुआ था। अच्छा हाँ दिल्ली से तो फिर वो खैर वो जो लिखा होता भाग्य कुछ और लिखा होता है ठीक है ना। तो ठीक है, कंगना जी भी अपनी है, अपनी हिमाचल की होगी, कोई पाकिस्तानी नहीं है। हम तो कहते काम करें और जनता की सेवा करें, हमारा उनको समर्थन है। हमको ऐसा नहीं कि भाई कोई बीजेपी हमारी कोई मतलब दुश्मन है या वो है। हम चाहते तो काम हो, जनता की सेवा हो, ठीक है ना, जनता को न्याय मिले, ठीक है ना, और सुखी रहे सब, नेता भी सुखी रहे, जनता भी सुखी रहे, ठीक है ना। वही नेता सुखी तब हो गई, जनता उनको अपना मतलब मान सम्मान देंगे। अगर गाड़ियाँ देंगे तो कौन सम्मान करेगा भाई। तो हम कहते हैं कि जनता का भी काम हो और नेताओं का मान सम्मान हो, जनता भी सुखी रहे और उनको भी नेताओं को लगे कि नहीं हमने जो काम किया है जनता से प्रसन्न है, ठीक है ना। अभी बिलासपुर में जो राजमाता मेरे बुआ ही है, मैं बता रहा हूँ ना, जो टीका साहब जिस राजकुमारी का नाम रखा था सरदार रविशंकर चाचा, उनकी पोती है जो राजा आनंद जी हो चुकी ना कि सेकंड। टीका साहब तो मिसिंग है, आनंद जी के बड़े बेटे स्कॉटलैंड से। अच्छा 71 से वो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी वहाँ पे ना, वो जो छोटे वाले बिलासपुर भी जाके आए थे, जो से हुए तो वहाँ का भी वो देखा ना, वो शहर डूब गया। वो तो खैर वो मंदिर हो गया था, वो तो मैंने बोला ना कल्चर सिविलाइजेशन लॉस होते हैं, उस पर कोई रिकवरी नहीं होती। तो और वो मंदिर एज इट इज खड़ा हुआ। वो तो देखो वहाँ मेन है ना, देखो राज परिवार वहाँ पे बड़े मुश्किल दौर से गुजरे, जैसे हम गुजरे ना वैसे ही वो गुजरे। हमारे डेथ करके और वहाँ पे जो हुआ, वहाँ पे जो भी सेकंड मैरिज हुई या जो भी था वहाँ पे, वो उसकी वजह से बड़ा वहाँ पे मुश्किल। टीका साहब अभी स्कॉटलैंड से देख रहे माँ दीदी जी अभी वो यंग है, लेकिन वो ऐसे मजे वो लगते जो उनकी स्पीच होती है ना, गुण तो आएंगे ना जी। मतलब ऐसा होता है कोई जो है ना, कोई जिसका कोई 20-25 साल का पॉलिटिकल देखो एक्सपीरियंस होता है ना, मतलब एक विचारधारा की बात होती है ना जी। ऐसा ना वो विरासत को मिला ना, पिताजी से मिला ना, मिला जी, वो पिताजी से मिला हुआ है। और दूसरी बात क्या है, सीखा एक जो मेरे को पर्सनली मतलब एज ए यूथ मैं भी देखता हूँ कि अंदर एक क्वालिटी है कि वो अगर ऑपोजिशन में भी कोई अच्छा काम किया, हाँ जी हाँ जी, साथ में नहीं, तारीफ करने से नहीं, वो झिझकता नहीं actually है। मैंने कहने भी मैं है ना जी, मैं ऐसे गडकरी जी ने दिया पैसा, बिल्कुल दिया जी, मैं सम्मान करता मैं हूँ। सम्मान करता हूँ। इवन कल भी स्टेटमेंट राम मंदिर पे मैंने जाना है तो हाँ जाना मेरे है। पिताजी समर्थक थे, मैं जाऊंगा। समाज का वो करता हूँ। राम सब के तो ये चीज है ना, स्टैंड है उनका एक। वो जो एक स्टैंड लेते हैं ना, वो ये यूथ को संस्कृति के काफी प्रति जो में राजा साहब ने पहले से ही काफी एक हाँ जी। श्रद्धा भाव था। श्रद्धा भाव था। तो वो पारिवारिक जो था, तो आज विक्रमादित्य जी भी वो और वो मतलब उसी संस्कार मिले हुए हैं ना, उसी वैसे कईयों को चिंता भी और जेलस भी विद इन द पार्टी, यार जो जिस स्केल्स पे ये मैच्योर जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी इनकी इंक्रीज हो रही है जिस स्पीड से, और जो एक एक्सेप्टेबिलिटी बन रही है विद अमंग द मासेस और अमंग द अपोजिशन, वो उनको खतरे की घंटे लगते तो वो करते हैं दाव पे थी कैसे थल्ले लगाया जाए। पहले ये राज में सोच चलती थी, अब ये राजनीति में चल रही है। देखो जी मैं तो नहीं, लेकिन राजवंश में ये था, देखो मैं मेरे से कोई सवाल पूछते ना कि मोनार्क अच्छी थी या डेमोक्रेसी, मैं तो ये बोलता हूँ हर उसके अपने बेनिफिट होते, फायदे नुकसान होते हैं, लेकिन दोनों पहलू। राज सत्ता में लड़ाई कैसी भी हो, छोटी लेवल की हो बड़ी लेवल की हो, राजा आगे चलेगा। आज की टाइम में जो राज सत्ता में बैठे हो मजे से एसी में बैठे होते हैं, और हमारे जो फौजी बेचारे होते हैं बेचारे, वो मतलब जिनमें देश भावना होती है वो शहीद होते हैं। राजा आगे नहीं आ रहा। जब तक
राजा आगे नहीं आया। देखो दुर्योधन था, अधर्म पे था, लेकिन आगे लड़ पड़ के लड़ रहा था। जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि राजा अपनी जान हथेली में लेके आगे लड़ता था, सेनापति पीछे होता था। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और दूसरा, कोई बैंक तो नहीं होता था ना उस टाइम धन संपदा को बाहर बेचने का, मंदिरों में ही रखते थे। मंदिरों के नीचे तहखाने होते थे, कहीं बाहर तो नहीं बेचते थे। देर सवेर वहीं लोगों को ही मिलता था ना मंदिरों में, इसलिए तो अटैक भी होते थे मंदिरों में, कारण ये भी था। तो जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला ना, शौर्य तेजो धृतराष्ट्रम युद्धे चापलायनम दानवीरेश्वर भावाच शास्त्र कर्म समापन, तो ये क्षत्रिय के नस्ल की गुण है जो होंगे थे होंगे। आप देखो मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया लाइफ में, बहुत संघर्ष किया उन्होंने, बहुत गरीबी से उठे हैं। तो मतलब हमारे जो जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो उस टाइम मतलब अगर शायद मैं गलत नहीं हूँ तो 54% वोटर जो था वो यूथ था, यंग। 2014 में उस वक्त है ना, कि चलो एक जैसे उन्होंने वादे किए थे, चलो भाई लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, और जो है अच्छी बनाएंगे, तो जो भी ठीक है, तो आराम नेता बोलता ही है। पर 54% जो वोटर था वो यूथ था, ठीक है ना। तो उनको ये था कि भाई रोजगार बढ़ेंगे, कुछ होगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि गरीबी उन्होंने बहुत देखी है, तो लोगों को लगता है कि जो आदमी गरीबी से उठा है वो कुछ उत्थान करेंगे, कुछ ना कुछ तो मतलब देखो एक हमारे ना बड़े लोगों को मैं थोड़ा फिलोसफिकल टाइप का हूं, ओशो को संघर्ष किया वर्ल्ड फेमस लीडर है, अभी भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या मतलब ये कि मतलब जो है रूट लेवल में अगर जाए ना, फिलोसफिकल लेवल में बोलूँ ना आपको, हमारे यहाँ पे ना गलत बोलते कि गरीब आदमी गरीब का, कभी नहीं, हमेशा सुखी आदमी ही। इसीलिए पितामह भीष्म ने आप देखो प्रतिज्ञा ली, क्या बोला था, मैं पिता के सुख के लिए। अगर पिता सुखी नहीं रहेगा तो राज्य की राजनीति भटकेगी, और राजनीति भटकेगी तो प्रजा गर्त में जाएगी। तो राजा का सुखी रहना, संपन्न रहना बहुत जरूरी होता है। तो क्यों? क्योंकि सुखी आदमी ही दुख का असली मूल्य जांचे। इसलिए जितने भी हमारे जो तीर्थंकर हुए, जो जैन समाज में हुए, चाहे वो हमारे हिंदू समाज में हुए, वो ज्यादा राजवंशी निकले, क्योंकि उन्होंने ऊपर जो उठा वो नीचे देखता, नीचे का समझ सकता है। जो कभी आपने देखा कि भिखारी की दया करता है, कभी नहीं देखा होगा, गाड़ी वाला जरूर करेगा। चलो ये शायद देश का तरक्की होनी चाहिए, जनता सुखी होनी चाहिए, ठीक है। और आपने जो पॉलिटिकल पार्टियाँ उनमें भी मतलब जो, तो मैं क्लियर बोलता हूँ, आज की राजनीति में कुछ वो पहले की राजनीति में बड़ा फर्क आ गया है। वो तो मतलब जो है मतलब विचार के लिए तो भाई ठीक है, मैं कहता हूँ अगर मोदी जी अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हर नहीं बोले ना, उसमें पार्टी बेस में जाना चाहिए। अगर मोदी जी सरकार अच्छे काम कर रही है तो उसकी तारीफ करो ना भाई। 370 धारा हटाई है, ठीक है, अच्छा काम किया भाई, ठीक है, उसका समर्थन करो। अच्छा वो जो महिला इनका जो मोहम्मद में क्या था वो 3 तलाक वाला वो खत्म किया, तो उसकी तारीफ करो ना भाई, अच्छा काम किया है, ठीक किया है। तो उसमें फिर ये नहीं आना चाहिए कि भाई मतलब जो है उन कामों की निंदा करो कि ये ऐसा हुआ अपना, नहीं, जो देश हित में हुआ है उसकी तारीफ करो। अब जो देश हित में नहीं हुआ है तो उसमें कहता हूँ कि उसका अगर सत्ता पार्टी को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई विपक्ष आदमी या कोई जनता ने कोई बोला कि भाई ये काम नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए, तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। अभी क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है, ठीक है ना, ये लोकतंत्र है, ठीक है ना, और संवैधानिक अधिकार है किसी को बोलने का। तो अगर एक सरकार अच्छा काम कर रही है तो चाहे मैं भले कांग्रेसी हूँ, चाहे मैं किसी पार्टी में, मुझे तारीफ करनी चाहिए, बाकी है अच्छा काम किया है, ठीक है ना। अगर गलत किया तो फिर उसको सत्ता पार्टी के एमपी कह रहा है उसने ऐसा गलत बोला तो उसके साथ तुम फिर जो है बदले की भावना रखो, ये नहीं होना चाहिए। ये गलत है, चाहे कोई पार्टी सत्ता में हो, अच्छे काम की तारीफ करो। और जो अगर गलत है तो उसको, क्योंकि विपक्ष अगर गलतियां ढूंढे, विपक्ष होता किस लिए, विपक्ष होता है कि कमियों को सत्ता पार्टी के सामने सरकार समझ सकना, काम है विपक्ष का कमियां बताना, ताकि सरकार जो है कमियों को, हाँ भी ठीक है, उन कमियों को दूर किया जाए। वो है लोकतंत्र, उसको लोकतंत्र बोला जाए। राजतंत्र नहीं है, राजतंत्र है राजाओं को, राजा तो एक होता था मनमानी नहीं करेगा, वो भी हो जाएगा, तानाशाह बन जाएगा। तो अब तो ऐसा नहीं है ना, अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है और सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको रोटी मिलनी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान किसी से मस्ट, रोटी कपड़ा मकान सबसे पहले है, ये आज की ठीक है ना, जरूरत है।
और उसके बाद जो है चलो तो खैर हमारा देश अभी विकासशील है, और जो है चिकित्सा और शिक्षा भी जो है ना ये भी फ्री होनी चाहिए। और चाहे काम और किसी चीज़ में आप चाहे रियायत ना दो, लेकिन न्याय, शिक्षा और जस्टिस एंड मेडिकल चिकित्सा, फ्री होनी चाहिए। इसी में तो आदमी पिछड़ा, गरीब आदमी इसी में पिछड़ा है। अब आपका बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है, आपके पास पैसा नहीं है, पैसे वाले का बच्चा चाहे नालायक भी होगा वो आगे निकल जाएगा, आपका बच्चा इंटेलिजेंट बच्चा रह जाएगा। तो जो मतलब वो है ना जो एजुकेशन और जस्टिस जुडिशियल सिस्टम तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो तो ज़्यादा। और जो आरक्षण है, मैं इसके भी मैं खिलाफ हूँ। अरे भाई गरीबी हमारी हर एक जात में है। मैंने अपनी कहानी आपको बताई ना, क्या मैं आरक्षण का मैं हकदार था? संरक्षण का तो मेरे भाई थप्पड़ा है भाई, आई बिलोंग टू रॉयल फैमिली, इनको नहीं मिलना चाहिए, ये था ना। भले चाहे मैं चाहे रोड़ी पीटा हूँ सड़क में, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे किसी भी कास्ट धर्म का आदमी हो, उसको ऊपर उठाओ। जब वो ऊपर लेवल पे आ गया, सक्षम हो गया, उसके बाद आरक्षण को हटा दो। कम से कम संरक्षण तो मिले, आरक्षण का मिले, संरक्षण और एजुकेशन। आदमी को क्या चाहिए होता है? लोगों की राइटिंग, एजुकेशन और न्याय। न्याय के बिना सम्मान नहीं होता और स्वास्थ्य के बिना जीवन नहीं होता। तो ठीक है ना, बस ये दोनों चलो, जो सिस्टम हो जाए, देखो ये राजतंत्र में गलती फलती को है वो जो मैं पहले एजुकेशन बहुत अच्छा रहा, तो मैं सबसे माफी चाहता हूँ। और- जो मेरा अपनी जो इतना मेरे को थोड़ा सा थोड़ा बहुत जो मैं नॉलेज का हो गया, जो भी कह लो, जो था मैं बोल दिया, ठीक है ना। इसमें अगर कोई त्रुटि हो गई हो, कोई नहीं, गलती फलती हो, आप अपने मांगल रियासत के जो वहाँ निवासी, क्योंकि अब देखो आप हो तो रहना ही चाहे, देखो एक टाइटल होता है, तो उन लोगों के लिए भी सबसे कोई- बड़ा टाइटल होता है जी इंसानियत। जिसने इंसानियत का रास्ता पकड़ लिया वो सबसे बड़ा टाइटल। राजा का टाइटल नहीं होता है, राजा भी एक कोई खुदा नहीं होता है, वो भी इंसान ही होता है। उसको एक रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है कि जो जैसा काम कर रहा है तो राजा ऐसे राजा बन जाता है। राजा कहते तो अब प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री में कोई काबिलियत, तब तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने ना, ऐसे थोड़ी बन गए हैं। हर कोई थोड़ी प्रधानमंत्री बन जाएगा। और जो पिता है वो पिता रहेगा, जो ताऊ वो ताऊ रहेगा, जो चाचा है उसको चाचा का समान मिलेगा। तो हर आदमी का एक गरिमा होती है और एक मान प्रतिष्ठा होती है। तो राजा भी जो है वो मंत्री हो चाहे संतरी हो, प्रधानमंत्री, वो भी इंसान ही है, हमने चुने हुए हैं, ठीक है ना। राजा को सही चलो तो प्रभाती राजाओं की, तो राजा भी एक इंसान ही है। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा उसकी संतानिता, उसकी प्रजा पालक है वो जो राजा है, ठीक है ना। और समझे अगर जो नेता है ना, ये भी एक मतलब राजा ही है। अगर अपने आप को ठीक समझे, चाहे 5 साल के लिए हैं, वो भी राजा ही है। अगर अपने धर्म को ठीक से निभाएं तो उनकी भी वाह होगी देश में कि नहीं भाई ठीक काम कर रहे हैं। और कई लोगों को तो गाड़ियाँ मिलती हैं, फलाना वो कर दिया, फलाना कर दिया, तो गाड़ी नहीं मिलती नेताओं को, ऐसे राजाओं को मिलती थी। राजा क्रूर था या गलत काम था, उसको गाड़ी मिलती थी, वो पद से हटा दिया जाता था। दूसरा राजा वहाँ हमला बोल करके उसकी सत्ता को अपने कब्जे में ले लेता था। तो संघर्षों में तो खैर इतिहास जो है रहा तो जनता का जो है ना, मतलब जो प्रजा है ना, प्रजा का रक्षण, वो प्रजा बड़ी है, प्रजा से ही राजा है। अगर प्रजा नहीं राजा कहाँ होगा राजा? तो कोई संदेश संदेश तो मेरा बस यही है। अब देखो मैं जैसे मांगल जाता हूँ, मैं तो मांगल में ये बढ़ के जाता हूँ कि मैं राज परिवार से हूँ। मैं हर एक उसमें कम्युनिटी में जाता हूँ, चाहे वो गरीब हो, चाहे जहाँ दुख सुख मेरी कितनी हैसियत तो हाल ही में किसी की मदद कर सकूँ, चाहे मैं 2 शब्द बोलूँगा, लेकिन उनके दुख सुख में जाता हूँ। मैं देखता हूँ भी ये लोगों में कैसी भावना रहती है जब आप यहाँ मिलते हैं? मुझे बड़ा प्यार मिलता है जब मैं मांगल में जाता हूँ। वो ऐसे ऐसे लोग भी हैं बेचारे जो मतलब बहुत ही बुजुर्ग हैं, तो मतलब मेरे को मैं ऐसे गले लगाते हैं जैसे अपने बच्चे को गले लगाते हैं कि राणा साहब आए हैं और इन्होंने बड़ा संघर्ष किया है और हमारे अपने पाँव पे खड़े हैं और फिर भी आते हैं हमारे दुख सुख में शामिल होते हैं। तो मैं ये बन गया था कि मैं मांगल के राज परिवार से हूँ। मैं ये बन जाता हूँ कि जो भी जो वहाँ की जनता, मांगल की जनता है, ये मेरा अपना परिवार है, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, ये मेरी भावना रहती है। और यही कारण है कि मुझे वहाँ बच्चा बूढ़ा मेरे को प्यार देता है, सम्मान देता है। और मैं भी उनकी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, बुजुर्ग हो, उनको मैं अपना एक माँ बाप का दर्जा देता हूँ सबको, उनको मैं नम्र करता हूँ और उनका आशीर्वाद सबसे। मैं आपको कई फोटो दिखाऊंगा, उनके ऐसे आशीर्वाद कर दे रहे हैं बुजुर्ग आदमी, हर धर्म के, हर जाति के। तो मुझे खुशी, वो मेरी दौलत है। और कौर साहब, आपको कैसा अनुभव होता है? क्योंकि आप तो अधिकांश आपका तो जीवन दिल्ली में ही बीता है और दिल्ली में आप रहते हैं। जब आप
मांगल आते हैं तो कैसा अनुभव होता है यहाँ? मंगल जब हम एंटर करते हैं तो मैं जब भी जाता हूँ, ज़्यादातर तो पिताजी के साथ ही जाता हूँ, तो मैं सबसे पहले गाड़ी शालू घाट पर रोकता हूँ और अपने जो पितर कुल देव हैं उनको पहले नमन करता हूँ। फिर उसके बाद जब गाड़ी नीचे हमारे पीपल के वृक्ष में नीचे उनका बाबा नरसिंह जी का स्थान, उनको प्रणाम करता हूँ और बीड़े में फिर एंटर करता हूँ तो वहाँ भी जो देव शक्ति उनको प्रणाम करता हूँ। और उसके अगले दिन नीचे सबसे पहले अब जो हमारे जो सबसे क्लोज है, चाहे किसी भी कास्ट के, उनसे मैं मिलता हूँ, नीचे जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ। हमारे हंसराज रघुवंशी जिनको हमारा नामांकन का नाम बढ़ा है, तो बड़ा संघर्ष किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बड़ा नाम है। दिल्ली में भी मतलब कि मैंने पहले कोई हिमाचली स्टार देखे जिनके मैंने बड़े बड़े बैनर देखे बोर्ड। मोदी जी भी उसको अपना आशीर्वाद दिया है। इवन कनाट प्लेस जैसी जगह पर मैंने उनके बैनर देखे 2019 में। बहुत बड़ी बात होती है, चाहे यहाँ कोई लोग समझे ना समझे, ठीक है, लेकिन उनकी मैं दाद देता हूँ और उनके संघर्ष को प्रणाम करता हूँ। उनसे सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलता है और सभी से मिलता हूँ। फिर ऊपर कंदर में हमारी बरादरी है, उनसे मिलते हैं, पुजारी लोग हैं उनसे मिलते हैं, सभी से हमारा मिलन रहता है। तो आज हमारी ये पॉडकास्ट में आज आपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक हिमाचल हाँ। मेरी शुभकामनाएं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।